द फर्स्ट सेशन ऑफ संपूर्ण करंट अफेयर्स ऑफ नैनदीप एकेडमी। आज हम करंट अफेयर्स से स्टार्टिंग करने जा रहे हैं नैनदीप किसमें, जिसका नाम है संपूर्ण करंट अफेयर्स। सो बेसिकली संपूर्ण करंट अफेयर्स में इनिशियली हम देखेंगे कि क्या क्या हम कवर करने वाले बेसिकली, राइट। सो ये जो प्रोग्राम होगा संपूर्ण करंट अफेयर्स, इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे अगर इसका हम बेसिक आइडिया ले। सो हाउ आर वी गोइंग टू प्रोसीड। सो बेसिकली संपूर्ण करंट अफेयर्स एक होलिस्टिक करंट अफेयर्स का प्रोग्राम है जिसमें हम पिछले 3 सालों के करंट अफेयर्स एक शॉर्ट और कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में कवर करने का ट्राई करेंगे। अब शॉर्ट और कॉम्प्रिहेंसिव मैनर क्या होता है बेसिकली, जनरली अगर मैं लास्ट स्लाइड आपको दिखाऊं, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, वेलकम टू द हेल ऑफ करंट अफेयर्स। अब हेल मतलब क्या होता है बेसिकली, सबसे बड़ा चैलेंज पिछले एस्पेक्ट से क्या होता है, करंट अफेयर्स कैसे कवर किया जाए और कितना कवर किया जाए, कहाँ तक कवर किया जाए, कैसे कवर किया जाए। क्योंकि करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा वास्ट सिनेरियो है जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स का सबसे बड़ा हेडेक होता है। सो इस हेडेक को कम करने के लिए और आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में एक समराइज में करंट अफेयर्स प्रेजेंट करने के लिए नैनदीप एकेडमी ने आपके लिए संपूर्ण प्रोग्राम लाया है, जिसमें हम बेसिकली पिछले 3 सालों के करंट अफेयर एक समराइज वे में आपके लिए लाए। बेसिकली आपके 3 सालों के करंट अफेयर्स बेसिकली कैसे रहेंगे, हम इनिशियली 2.5 इयर्स के करंट अफेयर्स कवर करेंगे, फिर लास्ट में जब लास्ट मार्च का मंथ आ जाएगा उसमें वापस से हाफ इयर्स के करंट अफेयर्स हम देखेंगे बेसिकली, ठीक है। सो ओवरऑल 3 इयर्स का करंट अफेयर्स हो जाएगा। अब 3 सालों का करंट अफेयर्स क्यों पढ़ना है बेसिकली, अगर आप यूपीएससी का पैटर्न ठीक से एनालाइज करें पिछले कुछ सालों का, अगर 2021 के बाद से खासकर, तो यूपीएससी सिर्फ लास्ट के 1 साल के करंट अफेयर्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर रहा है। यूपीएससी क्या करता है, लास्ट का 1 ईयर का जो करंट अफेयर्स है प्लस जो पिछले 2 से 3 सालों तक कंटेम्प्रेरी इश्यूज चल रहे हैं न्यूज में, कंटेम्प्रेरी इश्यूज, यूपीएससी यहां बहुत ज्यादा फोकस करने लगा आज के ऊपर, कंटेम्प्रेरी इश्यूज। अभी कंटेम्प्रेरी इश्यूज क्या होते हैं बेसिकली, जो न्यूज पिछले 3-4 साल से कंटिन्यूसली न्यूज में चल रही है, यूपीएससी एकदम से पकड़ के पूछ लेता है। अब बच्चे बोलते हैं कि यूपीएससी बहुत ज्यादा पीछे जा रहा है, हम कैसे कवर करें। क्योंकि एज अ एस्पिरेंट अगर आप द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या डिफरेंट कोचिंग से डिफरेंट मैगजीन्स, मंथली मैगजीन, फिर ईयरली मैगजीन, ये सारा कवर करने का सोचोगे बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। अब इतना सारा कवर करने के अलावा अगर कोई आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में 3 साल का करंट अफेयर्स ना बिना आपको कोई दूसरी मैगजीन पढ़ने को बोले एक जगह पे दे रहा है, तो इससे बेटर वे क्या हो सकता है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। सो मैं इतना इंश्योर करूंगा कि जो 3 सालों का करंट अफेयर्स है आपको कभी ऐसा लगने नहीं दूंगा कि 3 सालों का करंट अफेयर्स है, एक काफी समराइज क्रिस्प फॉर्मेट है। जितना कंटेंट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए जितना डेप्थ में नेसेसरी है उतना मैं आपके लिए पढ़ाऊंगा, और आपका बस एक काम रहेगा, जब भी आप करंट अफेयर्स के आपको जो हैंडआउट मिला है, जब भी लेक्चर हो जाए उसको एक बार रीड आउट कीजिएगा। बेसिकली हम क्या करेंगे, करंट अफेयर्स प्लस उसका जो स्टैटिक है, स्टैटिक सिलेबस, वो हम उसका इंटरलिंक करेंगे, जिसके कारण आपको क्या होगा, करंट के साथ में ही आपका स्टैटिक सिलेबस भी रिवाइज होता जाएगा। अब स्टैटिक सिलेबस रिवाइज होना मतलब आपका एडेड एडवांटेज रहेगा कि आपका रिवीजन हो रहा है जीएस का बेसिकली। सो करंट प्लस स्टैटिक, इससे क्या होगा, आपको कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग आएगी और आपको कॉन्फिडेंस आएगा पेपर के दिन कि मैंने सब कुछ लगभग कवर किया है। अगर करंट का क्वेश्चन स्टैटिक को लिंक करके क्वेश्चन पूछ रही है यूपीएससी, सो वो भी आप इजीली टैकल कर पाओगे। जनरली करंट अफेयर्स मैगजीन में पढ़ते हैं आप लोग, सो आपको दिक्कत क्या होती है, आपने करंट पढ़ा लेकिन स्टैटिक उसका ढंग का आता नहीं, तो यूपीएससी जब इंटरलिंक करके क्वेश्चन पूछती है तो दिक्कत क्या आती है कि स्टैटिक वाला पोर्शन और करंट वाला पोर्शन जब मिक्स होता है हम जम्बल कर जाते हैं। तो जम्बलिंग को रोकने के लिए हम यहाँ पे क्या देखेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, करंट प्लस स्टैटिक का लिंकेज देखेंगे और उस हिसाब से हम प्रोसीड करेंगे आगे तक, ठीक है। सो अगर हम आइडिया ले बेसिकली कि कितने लेक्चर्स होने या कैसे हम आगे प्रोसीड करने वाले बेसिकली, ठीक है। सो ओवरऑल हम 9 मॉड्यूल्स ऑफ करंट अफेयर्स या सब्जेक्ट्स बेसिकली कवर करने वाले हैं। भाई 9 मॉड्यूल्स कौन से बेसिकली, देखो पॉलिटी जो आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। बच्चे बोलते हैं कि बेसिकली पॉलिटी करंट अफेयर्स का पार्ट आता नहीं, लेकिन अगर आप ठीक से एनालाइज करो पेपर को, सो पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो पिछले न्यूज में चल रहे हैं, उनपे से उनका स्टैटिक पूछता है। अब बच्चे बोलते हैं कि छोटा सा टॉपिक था लक्ष्मीकांत, जनरली पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत पढ़ते, राइट, छोटा सा टॉपिक था लक्ष्मीकांत में, लेकिन यूपीएससी ने 3 से 4 लाइन स्टेटमेंट कैसे पूछा, जस्ट बिकॉज कि लक्ष्मीकांत को ये नहीं पता था कि टॉपिक कितना रेलिवेंट है। लेकिन जब यूपीएससी कोई क्वेश्चन पूछ रहा है क्योंकि वो न्यूज में है, उसका रेलिवेंस है, और छोटा भी हो लक्ष्मीकांत में, उसका डीप में घुसेगी यूपीएससी और एक अच्छा क्वेश्चन फ्रेम करेगी, तब बच्चे चिल्लाते हैं कि हम कहाँ से पढ़े। सो बेसिकली मेरा काम क्या रहेगा, पॉलिटिकल है, जो भी रेलिवेंट इशू है और जितना डेप्थ में जाना नेसेसरी उतना डेप्थ में जाके आपको पढ़ाऊंगा बेसिकली।
सेम सेकंड मॉड्यूल रहेगा इकोनॉमी, काफी ज्यादा डायनामिक सब्जेक्ट होता है इकोनॉमी, राइट। स्टैटिक और करंट का काफी अच्छा इंटरलिंक करके यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। फिर इंटरनेशनल रिलेशंस, आज के रेलिवेंट टाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं कहूँ तो इंटरनेशनल रिलेशन हो चुका है। ड्यू टू फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया काफी ज्यादा क्वेश्चंस आने लगे, और इसी इंटरनेशनल रिलेशन का इंटरकनेक्ट करके एक टॉपिक आता है, दैट इज प्लेसेस इन न्यूज। अगर आप ठीक से नोटिस करो पिछले कुछ सालों से फ्रॉम 2021 ऑनवर्ड्स यूपीएससी हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आपको 3 से 4 क्वेश्चन प्लेसेस इन न्यूज के ऊपर मैच द पेयर्स में देता है बेसिकली, राइट। तो प्लेसेस इन न्यूज एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको भी हम कवर करेंगे। देन नेक्स्ट एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट सबसे डायनामिक, सबसे ज्यादा डायनामिक, जिसमें सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती है आंसर देने में बेसिकली। सो एनवायरमेंट को हम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे, बायोडाइवर्सिटी वगैरह। और एनवायरमेंट का सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट दैट इज स्पीशीज इन न्यूज। बहुत सारी स्पीशीज न्यूज में होती है, कौन सी पढ़ना होता है कौन सी नहीं पढ़ना होता, वो ज्यादा चैलेंजिंग, वो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है। प्लस प्रोटेक्टेड एरियाज, कितने सारे प्रोटेक्टेड एरियाज हमारे पास में स्टैटिक सिलेबस में, लेकिन सारे रेलिवेंट होते हैं क्या? नहीं। सो न्यूज में कौन से चल रहे हैं और उन प्रोटेक्टेड एरियाज पे या स्पीशीज इन न्यूज में क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किए जा सकते हैं, हम उसके बारे में देखेंगे बेसिकली, राइट। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट सब्जेक्ट फॉर द यूपीएससी दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्यों? इसका जनरली बच्चे सिर्फ करंट पे रिलाई करते हैं और इसका स्टैटिक सिलेबस कोई कवर नहीं करता है, क्योंकि यही कहा जाता है आप लोगों की कि उसका स्टैटिक आता नहीं है बेसिकली, वो सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ के चले जाओ। अगर सिर्फ साइंस एंड टेक का आप करंट पढ़ के चले गए बेसिकली, तो स्टैटिक अगर कवर नहीं किया तो आपका बेसिक्स बेसिकली क्लियर नहीं होने वाले। सो नेसेसिटी होती है साइंस एंड टेक में भी कि आपका बेसिक क्लियर रहे। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो सब मॉड्यूल्स रहेंगे, बायोटेक, नाइनोटेक वगैरह, स्पेस टेक्नोलॉजी, हम उनका जैसे जैसे टॉपिक पढ़ेंगे वैसे वैसे हर एक टॉपिक का बेसिक्स भी पढ़ते रहेंगे, ताकि आपका कंसेप्चुअल क्लियरिटी बहुत अच्छे से हो जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक इज गवर्नमेंट स्कीम्स। अब आप देखते हैं कि हर साल गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करती है, हर एक बजट में नई स्कीम्स लॉन्च होती है। सो रिसेंट ईयर्स की स्कीम्स जो यूपीएससी में हमेशा रेलिवेंट होती है, लेकिन यहीं पे नहीं रुकेंगे। प्लस जो ऐसी स्कीम्स जो काफी लंबे समय से गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, लेकिन वो आज भी उतनी रेलिवेंट है और उतनी ही इंपॉर्टेंट है, जैसे मनरेगा हो गई, पीएम आवास वगैरह हो गया, जनधन योजना हो गई, या पीएम फसल बीमा योजना हो गई। ये ऐसी स्कीम्स है बेसिकली जो कंटिन्यूअसली न्यूज में रहती है, लेकिन यूपीएससी ने अभी तक हाथ नहीं लगाया। सो इन स्कीम्स को भी, या रेलिवेंट स्कीम्स, रिसेंट स्कीम्स प्लस रेलिवेंट स्कीम, ये दोनों हम कवर करेंगे। जितना रेलिवेंट हो सकता है उतना रेलिवेंट, मिनिस्ट्री वाइज जाएंगे, हर एक मिनिस्ट्री की स्कीम देखेंगे, हर एक नहीं, जितने रेलिवेंट मिनिस्ट्री उनके, ठीक है। फिर आर्ट एंड कल्चर। अब जनरली ऐसा कहा जाता है कि आर्ट एंड कल्चर एक स्टैटिक सिलेबस है, करंट अफेयर्स नहीं आता है बेसिकली, लेकिन अगर ठीक से एनालाइज करो पेपर, अगर मैं 2021 की बात करूं, 2020 रिसेंट जो प्रिलिम्स हुआ 2024 की बात करूं, अगर 2024 में उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडेड इनटू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, बेसिकली 2023 में होयसला टेम्पल आर्किटेक्चर प्लस शांति निकेतन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में ऐड किया गया, प्लस यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज में किसको ऐड किया गया, तो गरबा डांस को ऐड किया गया था। तो दो डायरेक्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछे। फिर 2021 में ढोलावीरा के ऊपर क्वेश्चन आया था, क्यों ढोलावीरा को भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया था। सो उस हिसाब से आर्ट एंड कल्चर काफी ज्यादा रेलिवेंट टॉपिक हो जाता है। सो जितनी रेलिवेंट न्यूज हो सकती है आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड, हम सारा उसका स्टैटिक भी देखेंगे, ताकि आर्ट एंड कल्चर आपका अच्छी तरीके से यही पे रिवाइज हो जाए, प्लस करंट सिनेरियो क्या चल रहा है उसके बारे में पता करेंगे। एंड फाइनली सबसे हेडेक वाला टॉपिक आता है हमारे पास में, दैट इज रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बहुत सारे उनके रिपोर्ट्स होती है, बहुत सारे इंडाइसेस होते हैं। कितना याद रखें बेसिकली, अगर यूपीएससी का पैटर्न देखो तो एक या दो इंडाइसेस कभी कभी पूछता है बेसिकली, पिछले कुछ सालों में पूछ लिया, लेकिन एक पूछ लिया तो हम क्या करेंगे बेसिकली, जो सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, इन सबके मेजर रिपोर्ट्स कौन से हैं और क्या उनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनको देखेंगे। रेलिवेंट वाला टॉपिक बस, प्लस स्पोर्ट्स वाला टॉपिक। अब एक न्यूज बहुत ज्यादा फेमस चल रही है कि इंडिया का 18 ईयर का बच्चा चेस चैंपियन बन चुका है, वर्ल्ड चेस चैंपियन बन चुका है। और अगर यूपीएससी का 2021 प्लस 2023 का पेपर आप एनालाइज करो तो 2 बार चेस के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, प्लस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। सो यूपीएससी कभी कभार बीच बीच में स्पोर्ट्स के अंदर भी घुसना चालू कर रही है। क्यों? इंडिया स्पोर्ट्स में आजकल काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसलिए बेसिकली ओलंपिक्स के ऊपर क्वेश्चन आता है 2023 में। सो कुछ रेलेवेंट स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स जो यूपीएससी के लिए रेलेवेंट है और सिग्निफिकेंट इवेंट्स है, उनको हम कवर करेंगे। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं, ये 9 मॉडल्स हम कवर करने वाले हैं। इन 9 मॉडल्स को हम पास्ट 3 इयर्स तक देखेंगे कि क्या क्या रिलेवेंट है।
इनका ही करंट अफेयर्स प्लस अच्छे से उनका स्टैटिक भी कवर करेंगे, सो दैट आपको एक अच्छी कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाए कि आपको पढ़ना किस तरीके से बेसिकली, राइट। सो आई होप आपको ऐसा टॉपिक क्लियर हो चुका हो कि पढ़ना किस तरीके से आपको और हम किस तरीके से आगे जाने वाले। सो ये जो हेल है बेसिकली करंट अफेयर्स का, इसको बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे। ये आपको हेल कभी लगेगा नहीं, एक स्मूथ वे से आपको प्रिपरेशन हो जाएंगी। बस आपका काम ये रहेगा कि जैसे लेक्चर खत्म हो, लेक्चर के बाद में आप साइमल्टेनियसली घर जाके हैंड आउट पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे और अगले लेक्चर के आने के टाइम पे आप लास्ट जो बैच हुई है या लास्ट लेक्चर हुआ उसको ठीक से रिवाइज करके आना है, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मॉड्यूल से, दैट इज पॉलिटी करंट अफेयर्स। ठीक है, हम जैसे जैसे हर एक लेक्चर के 7-8 लेक्चर, हर एक मॉड्यूल के 7 to 8 लेक्चर्स रहेंगे और हम अराउंड 100 डेज मतलब अराउंड 3 to 3.5 मंथ, मार्च एंड तक हमारा प्रोग्राम चलने वाला है। मार्च एंड तक सभी करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे। इस मॉड्यूल में सब कॉम्प्रिहेंसिव वैसे आपको करंट अफेयर्स मिलने वाला है। सो आपको कोई और मैगजीन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होने वाली, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स ऑफ पॉलिटी, ठीक है। चलो नाउ सो बेसिकली ये हैंड आउट है आपका पॉलिटी का बेसिकली, राइट। पॉलिटी करंट अफेयर्स, राइट। सो पॉलिटी में हमारा सबसे पहला सब मॉड्यूल है, दैट इज पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, अगर मैं नोट में पकड़ूं, ठीक है। तो पॉलिटी आज का हमारा पहला टॉपिक, और पॉलिटी का सबसे पहला सब मॉड्यूल है मॉड्यूल नंबर 1, दैट इज पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर एक ऐसा मॉड्यूल है बेसिकली जहां यूपीएससी सबसे ज्यादा फोकस करती है और सबसे ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बेसिकली, राइट। सो इन ऑर्डर टू गेट अंडरस्टैंडिंग और कौन सी रेलिवेंट न्यूज चल रही है उनको समझने के लिए हमें पार्लियामेंट को ठीक से समझना पड़ता है। और अगर रिसेंट टाइम्स में बात करें तो काफी ज्यादा न्यूज पार्लियामेंट की बेसिकली यहाँ पे चल रही थी। तो सबसे पहला अगर टॉपिक हम कंसिडर करें दैट इज विप। अब विप बेसिकली न्यूज कॉन्टेक्स्ट में क्यों आया, अगर हम इसकी बात करें, मैं बेसिकली आपको कुछ स्लाइड्स समझाऊंगा, कुछ आपको बताऊंगा, फिर हम जाएंगे इस हैंडआउट को बेसिकली, ठीक है। फिर हम इस हैंडआउट को देखेंगे, इसमें रीड आउट करेंगे कि क्या रिलेवेंट बेसिकली क्या रिलेवेंट होने, मतलब जो मैं आपको वहां पे पढ़ाने वाला हूँ वो हम इस हैंडआउट में एक बार से गो थ्रू कर लेंगे ताकि आपको दोनों आइडिया आ जाएंगे, ठीक है। चलो अब विप बेसिकली न्यूज में क्यों आया, अगर हम इसकी बात करें। सो अगर आपने देखा होगा कि कुछ सालों पहले महाराष्ट्र में जब एकनाथ शिंदे ग्रुप और उद्धव ठाकरे ग्रुप शिवसेना के दो अलग हुए बेसिकली, राइट। सो इशू ये आया कि पार्लियामेंट में, सॉरी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में विप कौन इशू करेगा, एकनाथ शिंदे ग्रुप या बेसिकली उद्धव ठाकरे ग्रुप। सो ये मैटर कोर्ट में गया था और कोर्ट ने बोला कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती बेसिकली लेजिस्लेचर की, उसको अथॉरिटी होती है विप इशू करने की, ना कि जो पार्टी लेजिस्लेचर में बैठी। क्योंकि एकनाथ शिंदे का कहना था कि हमारा जो फ्रैक्शन है शिवसेना का वो लेजिस्लेचर में मेजोरिटी है, तो लेजिस्लेचर पार्टी को हक होना चाहिए विप इशू करने का। और उद्धव ठाकरे क्या कह रहे थे, विप इशू करने का अथॉरिटी पॉलिटिकल पार्टी की होती, भले उसकी मेजोरिटी हो या ना हो। सो ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विप इशू करने का अथॉरिटी पॉलिटिकल पार्टी को होती, ना कि लेजिस्लेचर पार्टी को होती। अब हम समझते हैं कि एग्जैक्टली विप होता क्या है। अगर मैं एक सिंपल एक लैंग्वेज में कहूं, विप बेसिकली एक ह्यूमन बीइंग होता है, एक पर्सन होता है जो पार्लियामेंट में बैठता है, एक सीनियर मोस्ट लीडर होता है जो पार्लियामेंट में, एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, उस पॉलिटिकल पार्टी का सीनियर मोस्ट लीडर होता है जो विप होता है। ये विप कुछ ऑर्डर इशू करता है अपने पॉलिटिकल पार्टीज को या पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स को इन ऑर्डर टू मेंटेन डेकोरम ऑफ देयर पॉलिटिकल पार्टी इन द हाउस। सो एक सीनियर लीडर जिसको हम विप कहते हैं, अगर सीनियर लीडर है तो चीफ विप कहते हैं बेसिकली उसको। ये कुछ ऑर्डर इशू करेगा या डायरेक्शन इशू करेगा। अब इस डायरेक्शन को भी विप ही कहा जाता है। अ विप इश्यूज अ विप, बेसिकली सीनियर लीडर एक विप हो गया और उसके डायरेक्शन को भी विप कहते हैं। अब ये विप क्या होती है, बेसिकली एक डायरेक्शन। सो अ विप इज नथिंग बट ऑर्डर और डायरेक्शन issued by senior legislator ठीक है। अब इस सीनियर लेजिस्लेटर को हम क्या कहते हैं, चीफ व्हिप। अब इस चीफ व्हिप जो सीनियर है, इसको असिस्ट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी कुछ एडिशनल व्हिप्स ही अपॉइंट करती है, एडिशनल व्हिप्स। सो अगर एक सिंपल लैंग्वेज में व्हिप क्या, बेसिकली व्हिप क्या है, एक सीनियर मोस्ट लेजिस्लेटर है पॉलिटिकल पार्टी का, जिसको पॉलिटिकल पार्टी ने ही अपॉइंट किया है। वो कुछ डायरेक्शन इशू करता है
जिसको भी हम क्या बोलते हैं, वीपी बोलते हैं अल्टीमेटली, वो भी क्या है, वीपी है। सो अ व्हिप इज अ रिटन ऑर्डर इशूड बाय अ सीनियर पॉलिटिकल मेंबर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं चीफ व्हिप। सो अभी व्हिप इंपॉर्टेंट क्यों होती है बेसिकली, अगर आप पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में देखेंगे काफी ज्यादा रक्कस मचता है बीच में कभी कभी। सो पॉलिटिकल पार्टी हर एक मेंबर्स को ऑर्डर इशू करती है कि शांति बनाए रखो, या डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए होता है बेसिकली। सो डिसिप्लिन मेंटेन कैसे किया जाता है, व्हिप परफॉर्म कैसे करती है, अगर हम इसको समझे बेसिकली तो हम देखेंगे कि व्हिप बेसिकली 3 टाइप की व्हिप इशू की जाती है, 3 टाइप्स ऑफ व्हिप। कैसे, पहली थी वन लाइन व्हिप, और वन लाइन व्हिप क्या होती है, सेकंड होती है 2 लाइन व्हिप, एंड थर्ड इज 3 लाइन व्हिप। अब इसको ठीक से समझते हैं बेसिकली ये व्हिप क्या है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस कैसे होते हैं। वन लाइन व्हिप बेसिकली क्या है, ऑर्डर इशू करेंगे चीफ व्हिप की, ऑर्डर का इशू किया एक पन्ने पे सभी उसे पॉलिटिकल मेंबर पार्टी के मेंबर्स को कि टुडे देयर इज अ सेशन इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सिंपल एक लाइन लिखी कि आज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एक सेशन है, आना है नहीं आना है पता नहीं, बस इतना बोल के दे दिया, आप मानोगे नहीं मानोगे ये आपके ऊपर है। तो सिंगल लाइन व्हिप। सेकंड लाइन 2 लाइन व्हिप क्या होगी बेसिकली, आज पार्लियामेंट का सेशन या आज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन है आप, और यहाँ इस सेशन में ट्रिपल तलाक बिल बेसिकली डिस्कस होने वाला है। सो पहला क्या हो गया, आज पार्लियामेंट का सेशन है, और सेकंड लाइन क्या हो गई, आज इस सेशन में ट्रिपल तलाक का बिल डिस्कस होने वाला है। तो 2 लाइन की भी पुश हो गई। और 3 लाइन में क्या होता है, आज पार्लियामेंट का सेशन है, ट्रिपल तलाक बिल डिस्कस होने वाला है, और डिस्कशन के बाद में इसको वोटिंग होने वाली है। उस वोटिंग में आपको अपने पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में वोट करना है। पार्लियामेंट का सेशन है, ट्रिपल तलाक बिल डिस्कस और वोट होगा, और अब थर्ड लाइन में क्या है, वोटिंग आपको पार्लियामेंट के फेवर, अपने पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में करनी बेसिकली। सो ये जो 3 लाइन व्हिप होती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों, अगर आप 1 लाइन व्हिप और 2 लाइन व्हिप को वायलेट करते हो, इफ यू वायलेट 1 लाइन व्हिप एंड 2 लाइन व्हिप, आपके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगते, यू विल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड, नॉट डिस्क्वालिफाइड। लेकिन अगर आप 3 लाइन व्हिप को वायलेट करते हो, सो यू विल बी डिस्क्वालिफाइड, कि आप अपने पार्टी के लाइंस के अगेंस्ट चले गए, मतलब आपने अपनी पार्टी को क्या किया, डिफेक्ट किया है। सो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन you will be disqualified under 10th schedule of the Indian Constitution. Under 10th schedule आप डिफेक्शन के ग्राउंड के ऊपर आप डिस्क्वालीफाई किए जाओगे। कि कैसे डिस्क्वालीफाई किए जाओगे, आपकी पॉलिटिकल पार्टी स्पीकर या प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बोलेगी कि इसने हमारी 3 लाइन व्हिप वायलेट की है, जिसके कारण आप, इसने हमारे पॉलिटिकल पार्टी का ऑर्डर नहीं माना है। सो अंडर 10th शेड्यूल हमें अथॉरिटी के हम आपको बताएं, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर आप अंडर 10th शेड्यूल इस हमारे पॉलिटिकल मेंबर को, पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर को आप डिस्क्वालीफाई कर दीजिए हाउस से। सो व्हिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और फर्स्ट 2 लाइन व्हिप्स आर नॉट दैट सीरियस, बट 3 लाइन व्हिप इज अ सीरियस ऑर्डर पास बाय द चीफ व्हिप बेसिकली, राइट। अब अगर ये डिस्क्वालिफिकेशन रोकना हो, सो पॉलिटिकल पार्टी विद इन 15 डेज अगर स्पीकर को कहती कि हमारा ही बच्चा था, गलती से उसने कर दिया, माफ कर दीजिए, तो इसका डिस्क्वालिफिकेशन रुक सकता है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को विद इन 15 डेज कन्वे करना होता है स्पीकर को कि मत डिस्क्वालीफाई कीजिए, हाँ ये बच्चा सुधर गया, अब इसको कोई दिक्कत नहीं बेसिकली। सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हिप, ठीक है। अब एक बार इसको हैंड नोट पर हम रीड आउट करेंगे कि एग्जैक्टली व्हिप के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। चलो, सो कॉन्टेक्स्ट क्या है, न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट, व्हिप a constitutional bench institution are ruled that the power to appoint a whip and a leader rests with the political party and not with the legislature party basically, right। ये हमने वर्डिक्ट देखा था क्या था, right। फिर whip क्या होता है, whip is a term derived from the British practice of whipping in law members to follow political party। अब सबसे important point, whip is not mentioned in Constitution of India, not mentioned in Constitution of India। It is not either not mentioned in basically statute or rules। मतलब क्या हुआ, whip basically is not mentioned in either Constitution nor in any statute या law or rules।
सो विप बेसिकली एक कन्वेंशन टाइप है, बेसिकली कहीं पे भी उसका मेंशन नहीं, ये बहुत ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। सो इन पार्लियामेंट्री पार्सन विप इज अ रिटन ऑर्डर, हमने देखा विप क्या है, बेसिकली एक रिटन ऑर्डर है दैट अ पार्टी मेंबर प्रेजेंट फॉर एन इंपॉर्टेंट वोट और दैट वोट ओनली इन पर्टिकुलर वे, मतलब ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं जाना बेसिकली। इट कैन रेफर टू अ डेजिग्नेटेड ऑफिशियल मतलब पॉलिटिकल पार्टी जिसको अपॉइंट करेंगे बेसिकली, डेजिग्नेटेड ऑफिशियल ऑथराइज्ड बाय द पार्टी टू इशू व्हिप। द मेंबर ऑफ द हाउस इज बाउंड बाय द व्हिप। बाउंड बाय मतलब व्हिप, अब हमने देखा कि 3 लाइन व्हिप होती है, उसमें बाउंड करना बेसिकली। एंड इफ एनी सेक्शन ऑफ एमएलए विद इन अ पॉलिटिकल पार्टी दैट इज पार्ट ऑफ द रूलिंग कोलिशन सेज इट डज नॉट वांट टू गो विद द अलायंस, द एमएलए विल अट्रैक्ट डिस्क्वालिफिकेशन। अब हमने देखा था कि किस केस में डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट होता है, उसको आगे देखते हैं, ठीक है। इन इंडिया ऑल पॉलिटिकल पार्टीज कैन इशू व्हिप। अब ये चीज इंपॉर्टेंट समझना, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को अपना राइट होता है कि एक अपना व्हिप, चीफ व्हिप अपॉइंट करे और उसके हेल्प के लिए एडिशनल व्हिप अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन राइट किसको दिए गए बेसिकली, पॉलिटिकल पार्टीज को, ठीक है। पार्टीज अपॉइंट अ सीनियर मेंबर अमंग देयर हाउस contingents to issue whips. This member is called as chief whip and she or he is assisted by additional whips basically, ठीक है। How serious are the whip issued by political party? हमने ये देखा था basically. So 1 line whip, 2 line whip and 3 line whip. 1 line के underline once it is usually issued to inform party members for a vote and allows them to abstain in case they decide not to follow. Abstain करने की पावर देती। Second, directs them to present during the vote. Third, it is the strongest employed on important occasions such as second reading of the bill or no confidence motion or place obligations on the member to toe political party line basically. So third line whip is most important. Order है binding order होता है third line whip, ठीक है, 3 line whip का। Now, what can happen if a whip is defied? Basically in India, rebelling against a 3 line whip, clear cut mention basically 3 line whip can put forward a law membership of the at risk the anti defection law। अब anti defection law हमने कहाँ पे देखा था, 10th schedule। basically 10th schedule क्या है, anti defection law basically allows the speaker to disqualify such a member। the only exception is when more than third of the legislature vote against the directive and effective splitting of the party। so दिस वॉज ऑल अबाउट द व्हिप। हमने क्या देखा इनिशियल व्हिप के बारे में कि 3 लाइन व्हिप होती है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन होती है। अगर आप 3 लाइन व्हिप को वायलेट करते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा अंडर द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो अभी 10th शेड्यूल को डिटेल में डिस्कस करना है हम लोगों को। इस वाले नेक्स्ट न्यूज क्या बेसिकली हमारे डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एंड एमएलएस बेसिकली। अब डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज और एमएलएस क्या होता है, ये वर्ड डिस्क्वालिफिकेशन। अब ये डिस्क्वालिफिकेशन वर्ड पिछले कुछ महीनों से, कुछ सालों से 2 फेमस चीजों के लिए काफी ज्यादा न्यूज में रहा है बेसिकली। क्या, कुछ सालों पहले राहुल गांधी काफी ज्यादा न्यूज में थे। क्यों न्यूज में थे बेसिकली, राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को गलत वैसे यूज किया था और उनके ऊपर डिफेमेशन का केस लगा था। आपको याद हो डिफेमेशन का केस, राइट। ये एक कॉन्टेक्स्ट बना था और डिफेमेशन के केस के अंदर उनको 2 साल की सजा सुनाई थी सूरत सेशन कोर्ट ने। और जैसे उनको 2 साल की सजा हुई, उनको उनकी पार्लियामेंट की जो लोकसभा की सीट्स थी उनसे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब ये कॉन्टेक्स्ट बना डिस्क्वालिफिकेशन का, कैसे हुआ हम उसको बाद में समझते हैं। सेकंड कॉन्टेक्स्ट था बेसिकली जब महाराष्ट्र में एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी ऑफ शरद पवार जिनकी पॉलिटिकल पार्टी है, उनसे अलग निकल के एनसीपी ऑफ अजित पवार जो उनके भतीजे बेसिकली, उनके अजित पवार का जो फ्रैक्शन था उसमें से 9 एमएलए ने रूलिंग गवर्नमेंट को ज्वाइन कर लिया बेसिकली, अलायंस को, बिना शरद पवार को पूछे बेसिकली। सो शरद पवार ने क्या कहा, इन्होंने हमारी पार्टी लाइन को वायलेट किया बेसिकली, इनको आप क्या कीजिए, इन्होंने हमारी पार्टी को डिफेक्ट किया, स्प्लिट करने का ट्राई किया है, सो आप अंडर 10th शेड्यूल इनको डिस्क्वालीफाई कर दीजिए 9 एमएलएस को। सो यहाँ पे भी डिस्क्वालिफिकेशन आया, राहुल गांधी के टाइम में डिस्क्वालिफिकेशन वर्ड यूज हुआ। अब एग्जैक्टली डिस्क्वालिफिकेशन होता क्या है और किस ग्राउंड्स के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन किया जाता है और क्या प्रोसीजर होती है डिस्क्वालिफिकेशन की, अब उसको हमें समझना है बेसिकली, ठीक है। तो आइए डिस्क्वालिफिकेशन को ठीक से समझते हैं। सो आई होप आपको ग्राउंड्स क्लियर थे, बेसिकली कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो गया कि डिस्क्वालिफिकेशन कब होता है। सो सबसे पहले हम राहुल गांधी का केस समझते हैं, फिर डिस्क्वालिफिकेशन पाएंगे, ठीक है।
राहुल गांधी को किसके बेसिस पे जेल हुई थी? डिफेमेशन के ऊपर, ठीक है। सो पहले तो समझते हैं डिफेमेशन एग्जैक्टली होता क्या है। अगर डिफेमेशन आपको वर्ड क्लियरिटी आ गई तो इसके ऊपर भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली टैकल कर पाओगे। डिफेमेशन बेसिकली किसी की इंसल्ट करना होता है या किसी को डेरोगेटरी वर्ड से आपको अनाउंस करना, मतलब किसी को घटिया प्रोनाउंस करना, उसकी इमेज को हैम्पर करना, जो उसकी जो इंटेंजिबल वेल्थ उसको खराब करना, बेसिकली उसको हम डिफेमेशन कहते हैं। अब इंडिया में डिफेमेशन वर्ड अलाउड या डिफेमेशन डिफेम करना अलाउड होता है, नहीं करना अलाउड होता है। बेसिकली इन्हें किसी को डिफेम नहीं कर सकते हम बेसिकली, राइट। सो ये डिफेमेशन, अगर आप किसी की इमेज खराब कर रहे हो तो आपको चार्जेस लग सकते हैं, आपको कोर्ट में घसीटा जा सकता है बेसिकली। किस बेसिस पे? सो इंडिया में दो टाइप के डिफेमेशन होते हैं, एक सिविल डिफेमेशन और सेकेंड इज क्रिमिनल डिफेमेशन। बेसिकली दो टाइप के डिफेमेशन इंडिया में कौन से? सिविल एंड क्रिमिनल डिफेमेशन। सिविल डिफेमेशन मेंशन्ड है आपके कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, और क्रिमिनल डिफेमेशन बेसिकली मेंशन्ड है आपके इंडियन पीनल कोड, दैट इज आईपीसी। अब ये पुराने लॉज है, नए लॉज उनको रिप्लेस कर चुके हैं बेसिकली, ठीक है। अब कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में सिविल डिफेमेशन मेंशन्ड है और क्रिमिनल डिफेमेशन का मेंशन है आईपीसी। अब बेसिकली अगर सिविल डिफेमेशन क्या होता है? जिसमें मॉनेटरी टर्म्स का आप मानधन के ऊपर, इसने मेरी इमेज खराब की, इसके ऊपर मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन हम लगाएंगे। लेकिन क्रिमिनल डिफेमेशन क्या होता है? एक ऐसा डिफेमेशन जिसके अंदर आपको जेल हो सकती है बेसिकली। क्रिमिनल ऑफेंस से किसी की बहुत ज्यादा इमेज खराब करो इस हद तक कि उसका बहुत ज्यादा लॉस हो जाए तो आपको वो क्रिमिनल डिफेमेशन का केस ठोक सकता है बेसिकली, ठीक है। सो समझने जैसा क्या है हमारे लिए, क्या इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, कि सिविल डिफेमेशन में अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर आपको फाइन लगा सकती है गवर्नमेंट, या कोर्ट फाइन लगा सकता है। क्या लगा सकता है? फाइन। लेकिन आपको कभी भी जेल में नहीं डाला जा सकता। यू कैन नॉट बी सेंट टू जेल। सिविल डिफेमेशन में जेल में नहीं डाल सकते, लेकिन क्रिमिनल डिफेमेशन में आपको फाइन लगा सकती है कोर्ट, लेकिन फाइन के साथ में आपको जेल में भी डाल सकती है। यू कैन बी सेंट टू जेल। सो फाइन, जेल प्लस फाइन और बोथ। लेकिन यहाँ पे क्या? यहाँ पे फाइन लगता है, यहाँ पे जेल नहीं होती। तो बेसिक डिफरेंस क्या होगा? क्रिमिनल सिविल में एक में जेल जाना पड़ता है, एक में जेल नहीं जा सकते। और आईपीसी कहता है जेल कब तक? मैक्सिमम 2 इयर्स की जेल आपको हो सकती है, मैक्सिमम 2 इयर्स की जेल। अब देखो ये कॉन्टेक्स्ट समझना, कितना मैक्सिमम कितना है जेल का टेन्योर? 2 साल तक का। यही ग्राउंड बेसिकली डिफेमेशन के केस के अंदर राहुल गांधी के ऊपर अप्लाई हुआ। गुजरात सूरत सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को अंडर डिफेमेशन केस 2 साल मैक्सिमम सजा होती है, 2 साल की सजा दे दी। अब यहां से हमारा कॉन्टेक्स्ट चालू होने वाला है, इसको अभी के लिए ये होल्ड के रखते, ठीक है। कितने साल की सजा सुनाई थी राहुल गांधी को? 2 साल की सजा सुनाई थी, ठीक है। अब ये होगा बेसिक डिफेमेशन का। डिफेमेशन वर्ड के ऊपर अगर हम वापस से चर्चा में आए तो डिफेमेशन वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे मेंशन है क्या? अगर आप आर्टिकल 19 ठीक से रीड आउट करो, आर्टिकल 19 किसके बारे में बात करता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लेकिन इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट राइट है? नहीं। बेसिकली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं हमेशा। कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगते हैं, आप कुछ भी नहीं बोल सकते बेसिकली, राइट। आपको अपनी हद पता होनी चाहिए बोलने की। तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या है हमारे बेसिकली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर? तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 3 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है जिसको आपको फॉलो करना होता है बेसिकली। पहला क्या है बेसिकली? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सेकेंड बेसिकली इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, और थर्ड है बेसिकली डिफेमेशन। सो डिफेमेशन इज मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 19 रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। अब डिफेमेशन एक क्या है? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर। सो आपको संभल के बोलना है, किसी को डिफेम नहीं कर सकते बेसिकली। सो आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्स डिफेमेशन अंडर देयर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। अब हमने देखा कि आईपीसी सजा के दे सकती बेसिकली 2 इयर्स की सजा दे सकती, राइट। ये हमने पढ़ लिया बेसिकली। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिफेमेशन। अगर डिफेमेशन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है, सो आई होप आप कोई भी क्वेश्चन आप इजीली टैकल कर पाओगे, ठीक है।
सो अभी आते हैं हमारा मेन मुद्दा, दैट इज डिस्क्वालिफिकेशन। अब डिस्क्वालिफिकेशन क्या होता है? बेसिकली आपकी लोकसभा या राज्यसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबरशिप बेसिकली खत्म हो जाना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन आप नहीं बच चुके बेसिकली, उसको हम डिस्क्वालिफिकेशन बोलते हैं बेसिकली, राइट। सो डिस्क्वालिफिकेशन इंडिया में 3 ग्राउंड्स पे होता है, या 3 ग्राउंड्स पे होता है बेसिकली। कौन से ग्राउंड पे? फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड, सेकेंड इज रिप्रेजेंटेशन of People Act 1951, and third is basically 10th Schedule। सो ये 3 ग्राउंड से जिनके बेसिस पे इंडिया में डिफेमेशन या डिस्क्वालिफिकेशन बेसिकली लगता है। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है डिस्क्वालिफाई करने के लिए? इफ एनी पार्लियामेंटेरियन और लेजिस्लेचर बेसिकली अगर अनसाउंड माइंड का हो जाए, ठीक से मतलब ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा है, या कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है बेसिकली, या वो इंडिया की सिटीजनशिप छोड़कर बाहर निकल गया, दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले ली उसने, सो ही विल बी डिस्क्वालिफाइड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट क्या कहता है कि अगर कोई पार्लियामेंटेरियन या कोई लेजिस्लेचर किसी क्रिमिनल ऑफेंस के अंडर में जेल में जा चुका है, कोई क्रिमिनल ऑफेंस के, उसने अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंसेस कमिट किए, सो ही विल बी डिस्क्वालिफाइड अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ठीक है। और फाइनली 10th शेड्यूल क्या कहता है बेसिकली, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को डिफेक्ट करके बेसिकली एक पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जा रहे हो, सो बेसिकली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे बेसिकली। सो मेजर 3 ग्राउंड कौन से? कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड, सेकंड इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, थर्ड इज 10th शेड्यूल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में क्या है? क्रिमिनल ऑफेंस के ग्राउंड्स के ऊपर, और 10th शेड्यूल में क्या है? डिफेक्शन के ग्राउंड के ऊपर आप डिस्क्वालीफाई होने वाले हो बेसिकली, राइट। अब ठीक से समझो, राहुल गांधी और शरद पवार ये दो हमारे पास में बेसिकली न्यूज में चल रहे थे। सो राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया गया अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में। के कैसे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट सेक्शन 8 क्लॉज 3 कहता है, अगर आपको किसी भी क्रिमिनल केस में आपको अगर 2 साल की सजा सुनाई गई, कोर्ट ने कितनी साल की सजा सुनाई है? 2 years जेल अगर आपको हुई बेसिकली, सो आप डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई हो जाओगे किसके अंडर में? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंडर में। यही मुद्दा बना था राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी को कितनी सजा सुनाई थी बेसिकली? 2 साल की, एंड 2 years इज द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर द डिफेमेशन अंडर द क्रिमिनल डिफेमेशन ऑफ इंडियन पिनल कोड बेसिकली। सो 2 साल की वापस सजा सुनाई, और रिप्रेजेंटेशन एक्ट के सेक्शन 8 क्लॉज 3 के अंडर में उनको बेसिकली डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। अब इनिशियली रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में एक क्लॉज था बेसिकली, सेक्शन 8 का क्लॉज 4 था, जिसके अंडर में जब अगर आपको 2 साल की जेल की वजह से आपको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, सो आपको इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता था, आपको 3 year का 3 months का पीरियड मिलता था, जिसमें आप बेसिकली क्या कर सकते हो? अपील कर सकते हो, अपील कर सकते हो हायर कोर्ट्स में कि हमारा डिस्क्वालिफिकेशन रोका जाए। सो 3 महीने का पीरियड मिलता था डिस्क्वालीफाई ना होने के लिए, और आपको अपील करने के लिए, और आपका केस सुलझाने के लिए। लेकिन इन द लैंडमार्क वर्डिक्ट ऑफ लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह सेक्शन बेसिकली गलत है। अगर आप क्रिमिनल ऑफेंस में पकड़े जा रहे हो, आपको जेल हो रही, तो आपको कोई हक नहीं बेसिकली 3 मंथ तक पार्लियामेंट में या लेजिस्लेचर में बैठने का। सो ये सेक्शन 8 क्लॉज 4 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट वाज स्ट्रक डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट इन द लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस बेसिकली, ठीक है। सो आज की प्रेजेंट कंडीशन क्या है? अगर आप 2 साल के जेल की वजह से अंदर जा रहे हो, 2 साल की जेल में अंदर जा रहे हो, तो आप इमीडिएट डिस्क्वालीफाई हो जाओगे सेक्शन 8 क्लॉज 3 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जो केस बना राहुल गांधी के लिए, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हमारे पास है 10th शेड्यूल, दैट इज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ बेसिकली डिफेक्शन, राइट। सो डिफेक्शन क्या होता है बेसिकली? अगर आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के किसी और पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहे हो, या कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के आपकी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहा है, जो नॉर्मल कार्यकाल चल रहा है लेजिस्लेचर का, उसी के बीच में उसको डिफेक्ट करना है, एक छोड़ के दूसरी तरफ जाना।
अब एक छोड़ के दूसरी तरफ जाना, ये कब से चालू हुआ? बेसिकली 1967 का टाइम पीरियड था जब हरियाणा का एक लेजिस्लेचर एमएलए, बेसिकली उनका नाम था गयालाल। गयालाल ने 15 दिन के अंदर 3 पार्टी चेंज की थी। 15 दिन के अंदर 3 पार्टी चेंज की थी। तो एक काफी ज्यादा फ्रेज न्यूज में है उस टाइम पे कि आयाराम गयाराम पॉलिटिक्स। गयालाल उनका नाम था, तो आयाराम गयाराम, इधर से आए उधर गए, उधर से गए इधर आए, आयाराम गयाराम पॉलिटिक्स। अब इस आयाराम गयाराम पॉलिटिक्स का आउटकम क्या निकलता है बेसिकली कि जो इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टी की वो बहुत ज्यादा वीक हो गई, और लेजिस्लेटिव जो डेमोक्रेसी है या लेजिस्लेटिव की जो स्टेबिलिटी वो काफी ज्यादा वीक हो गई। कभी भी कोई भी सरकार गिर सकती है इसके कारण, इतना ज्यादा फ्रीक्वेंट डिफेक्शन होने लगा। तो सो इस डिफेक्शन को रोकने के लिए फाइनली, अगर मैं इस डिफेक्शन को रोकने के लिए फाइनली 1985 में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने राजीव गांधी गवर्नमेंट ने 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया, जिसके अंडर में कॉन्स्टिट्यूशन में 10 शेड्यूल ऐड किया गया था। 10 शेड्यूल। अब 10 शेड्यूल क्या है? डिफेक्शन। डिफेक्शन के ग्राउंड पे आप क्या हो सकते हैं? डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ बेसिकली डिफेक्शन। बेसिकली ये है आपका 10 शेड्यूल। अब 10 शेड्यूल में अलग अलग डिफरेंट प्रोविजंस दिए किस ग्राउंड्स के आप डिस्क्वालीफाई बेसिकली हो सकते हो। सो अगर हम उनको डिस्कस करें कि 10 शेड्यूल में कौन कौन से ग्राउंड्स हमारे पास में अवेलेबल है। 10 शेड्यूल, ठीक है। अब 10 शेड्यूल में कौन कौन से ग्राउंड्स आपके पास में अवेलेबल है बेसिकली? सो इफ any member of any political party he voluntarily gives up the membership of his political party। अगर आप अपने पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप आप दे देते हो, अगर आप छोड़ देते हो, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। सेकेंड, if any legislature violates order of the political party, मतलब ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर हमने देखा बेसिकली, ऑर्डर बेसिकली विप, लेकिन विप डायरेक्टली 10 शेड्यूल में भी मेंशन नहीं। उन्होंने क्या बोला? ऑर्डर। बेसिकली ऑर्डर का इनफॉर्मल होता है विप। बेसिकली अगर आप पॉलिटिकल पार्टी का विप भी कौन सी 3 लाइन विप, 3 लाइन ऑर्डर अगर ऑबे नहीं करोगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अंडर 10 शेड्यूल बेसिकली, ठीक है। और क्या ग्राउंड है बेसिकली? अगर आप सपोज करो एक इंडिपेंडेंट मेंबर हो, बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के बैकिंग के आप इलेक्शन लड़ रहे हो बेसिकली, ठीक है। सो अगर आप एक इंडिपेंडेंट मेंबर हो, आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हो, इलेक्शन लड़ा, आप जीत के बैठ के पार्लियामेंट में बेसिकली, ठीक है। आप इंडिपेंडेंट मेंबर बिना किसी पॉलिटिकल बैकिंग के अगर आप सीट जीत के लोकसभा में बैठे हो, लोकसभा में बैठने के बाद अगर आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हो, सो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। मैंने क्या बोला? इफ इंडिपेंडेंट मेंबर जॉइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर इलेक्शंस, he will be disqualified आफ्टर इलेक्शन। ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट ग्राउंड क्या है हमारे पास में? नॉमिनेटेड मेंबर्स के लिए। अब नॉमिनेटेड मेंबर्स के लिए हमारे पास में क्या ग्राउंड है बेसिकली? नॉमिनेटेड मेंबर कौन थे? पहले ये बात समझते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर कौन थे बेसिकली? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 12 मेंबर्स नॉमिनेट करता है राज्यसभा में, ये हम सबको पता है बेसिकली। अब ये जो नॉमिनेटेड मेंबर जो डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं आए ना इनडायरेक्ट इलेक्शन से, ये सीधा उनको डिफरेंट फील्ड से प्रेसिडेंट ने पकड़ा और राज्यसभा में बिठा दिया। ये इनको ऑथोरिटी या इनको एक राइट होता है, नॉमिनेटेड मेंबर्स कैन ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन द 6 मंथ्स। आपको नॉमिनेट किया आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जनवरी 1 को, आपको जून तक बताना होगा, अगले 6 महीने में बताना होगा कि आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहे हो। अगर आफ्टर इफ दे ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 6 मंथ्स, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे।
6 मंथ तक आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर 6 मंथ के बाद आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। सो बेसिकली दीज वेर सम ऑफ द ग्राउंड्स ऑन व्हिच बेसिकली द एंटी डिफेक्शन लॉ वर्क्स बेसिकली, ठीक है। सो दीज वेर द सम ऑफ द ग्राउंड्स ऑन व्हिच बेसिकली अ लेजिस्लेचर डिस्क्वालीफाइज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ बेसिकली डिफेक्शन, राइट। अब इसी एंटी डिफेक्शन लॉ या 10th शेड्यूल में कुछ एक्सेप्शंस प्रोवाइड किए गए बेसिकली। क्या एक्सेप्शंस है बेसिकली? अगर हम एक्सेप्शंस को समझे ठीक से, एक्सेप्शंस टू 10th शेड्यूल क्या होंगे बेसिकली? सबसे पहला एक्सेप्शन है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के लिए। प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब बेसिकली स्पीकर, चेयरमैन, डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी चेयरमैन, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे हाउस के। अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर जब प्रिसाइडिंग समझो स्पीकर इलेक्ट हो गए, स्पीकर इलेक्ट होने के बाद में अगर अपनी चेयर पे बैठने के बाद में कोई पॉलिटिकल अपनी प्रिय पॉलिटिकल पार्टी थी ओरिजिनल जहां से लड़के आए थे, वो अगर छोड़ देते, उनकी मेंबरशिप गिव अप कर देते, हमने क्या देखा था, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर अपनी मेंबरशिप छोड़ता है पॉलिटिकल पार्टी से, वो ऑटोमेटिक डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अंडर डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ। लेकिन अगर कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर आफ्टर बिकमिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर और चेयरमैन, अगर वो तब अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप छोड़ रहा है, he will not be disqualified। ये एक्सेप्शन प्रोवाइड किया गया है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। क्यों? बिकॉज जो वापस सीट पे बैठ रहा है वो इम्पार्शियल होना चाहिए, इसलिए वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप छोड़ सकता है, ये माना जाता है, इसलिए उनको एक एक्सेप्शन प्रोवाइड किया। क्या? इफ दे गिव अप मेंबरशिप of political party, they will not be disqualified basically, they will not be disqualified, right। लेकिन अगर यही प्रिसाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर या चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, अगर आज स्पीकर का इलेक्शन हुआ, अगले 5 सालों तक स्पीकर रहने वाले हैं, लेकिन 2 साल बाद स्पीकर को याद आता है मैंने गलत किया था, अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप छोड़ के मैं फिर से ज्वाइन कर रहा हूं मेरी पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन टेन्योर तो 3 साल का बचा है ना अभी। अगर आप इन बीच में कहीं पे भी ज्वाइन कर ले तो आपको डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। आपको अपनी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने वापस से ज्वाइन करने का हक है बेसिकली जब आपका टेन्योर कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। सो एक हो गया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के लिए। सेकेंड है मर्जर के केस में। मर्जर, अब मर्जर क्या होता है बेसिकली? 2 पॉलिटिकल पार्टी मर्ज होती है बेसिकली। सो अगर मर्जर क्या है? एक पॉलिटिकल पार्टी के कुछ मेंबर दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जा रहे हैं, इसको भी हम डिफेक्शन ही बोलेंगे। लेकिन मर्जर के केस में डिफेक्शन इंप्लीमेंट नहीं होता है। कैसे? सुनो, अगर इफ 2/3 ऑफ मेंबर्स, अगर 2/3 मेंबर एक पॉलिटिकल पार्टी के कॉन्सेंट देते कि हम हमारी मेंबरशिप दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में मर्ज करना चाहते हैं, सो वो अलाउड होगा। कितने? लेकिन 2/3। अगर सपोज करो 30 मेंबर की पॉलिटिकल पार्टी है, तो उसका 2/3 कितना होगा बेसिकली? 20 मेंबर से बोलना चाहिए कि हाँ मुझे इस पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट बनना है, तो हम दोनों पॉलिटिकल पार्टी को मर्ज करना चाहते हैं बेसिकली। लेकिन कितना क्राइटेरिया है? 2/3। इनिशियली ये क्राइटेरिया बेसिकली कितना था? 1/3। लेकिन 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 अंडर द वाजपेयी गवर्नमेंट ये नया अमेंडमेंट लाया गया था। क्यों? इनिशियली कितना था? 1/3। अब 30 में से 10 लोग को तोड़ना बहुत इजी होता है। अगर 10 लोग चले जाएंगे तो 20 लोग तो मेजोरिटी में थे, वो उनकी पार्टी चली गई, अब इनको डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा डिफेक्शन हो रहे थे। सो फ्रीक्वेंट डिफेक्शन पॉलिटिकल पार्टी के मर्जर की वजह से रोकने के लिए ये नंबर को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया गया और लेजिस्लेचर को थोड़ा स्ट्रिंजेंट किया गया कि 2/3 बेसिकली, राइट। सो 2/3 अगर आप कंसेंट दे रहे हैं तो आप डिफेक्शन के लिए जा सकते हो बेसिकली, आपका डिफेक्शन नहीं होगा बेसिकली, ठीक है। और हमने व्हिप का कॉन्सेप्ट देख लिया। सो एक कुछ एक्सेप्शंस पे अब लास्ट में बचा हमें डिफेक्शन में या 10th शेड्यूल में देखने के लिए कि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। अब इस 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये बेसिकली अमेंडमेंट है 10th शेड्यूल को, ठीक है। अब इसमें कुछ प्रोविजंस हम ऐड किए थे बेसिकली। क्या किए थे कि मैक्सिमम साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कितनी हो सकती है? 15%
ऑफ द हाउस, 15% ऑफ द हाउस बेसिकली। कितना बोला इन्होंने? 15%। अगर मतलब और हाउस कौन सा होता है? यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बेसिकली रहते हैं, मतलब लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ये किसमें आया प्रोविजन? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बेसिकली, ठीक है। मैक्सिमम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की साइज कितनी? 15%। सेंटर प्लस स्टेट, मतलब बेसिकली लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक और क्लॉज ऐड किया बेसिकली, 15% दोनों के लिए, लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया मिनिमम 12 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होने चाहिए। 12% इज 12 नंबर है, मिनिमम इतने मेंबर होने चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस बेसिकली। सो ये कुछ क्लॉज इन्होंने ऐड किए 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और ये अमेंडमेंट किसको था बेसिकली? इट वाज अमेंडमेंट टू 10th शेड्यूल। एक और था कि अगर कोई लेजिस्लेचर, अगर आप 10th शेड्यूल के अंदर डिस्क्वालीफाई कर रहे हो उसको, तो ही विल नॉट बी एलिजिबल फॉर बिकमिंग मिनिस्टर, पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ही विल नॉट बी एलिजिबल फॉर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये एक क्लॉज था जो इसमें ऐड किया गया था बेसिकली। सो अभी तक हमने ओवरऑल 2 से 3 चीजें बेसिकली समझी। बेसिकली क्या क्या देखा हमने अभी तक? सो हमने स्टार्ट किया था हमारा सेकंड टॉपिक बेसिकली डिस्क्वालिफिकेशन। हमने स्टार्ट किया बेसिकली डिफेमेशन से। किसका डिफेमेशन? राहुल गांधी के डिफेमेशन से। हमने डिफेमेशन का टाइप देखे, कौन कौन सी पनिशमेंट लगती है हमने वो बेसिकली देखा, किस तरीके से पनिशमेंट वर्क करती है। पनिशमेंट जो 2 साल की उन्होंने दी उसका आउटकम कैसे निकला हमने वो देखा बेसिकली, राइट। फिर हमने बेसिकली यहाँ पे क्या देखा था कि डिस्क्वालिफिकेशन के ऑफिशियल ग्राउंड्स कौन से होते हैं? दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट एंड देन 10th शेड्यूल। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने देखा कि 2-3 ग्राउंड देखे थे। मेजर थे हमारे पास में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट एंड 10th शेड्यूल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में क्रिमिनल ऑफेंस अगर आपने किया है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। 10th शेड्यूल के अंडर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेमेशन आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। सो हमने वो सारी चीजें देखी। फिर लिली थॉमस केस देखा, फिर सेक्शन 8 क्लॉज 3 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट देखा, जिसके अंडर में अगर आपको 2 साल की सजा सुनाई गई है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया गया। फिर हमने देखा डिफेक्शन क्या होता है। डिफेक्शन के लिए लॉ कब लाया बेसिकली? 1985 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बाय द राजीव गांधी गवर्नमेंट, और उसमें 10th शेड्यूल ऐड किया गया बेसिकली। और फिर 10th शेड्यूल के हमने प्रोविजंस देखे किस किस ग्राउंड्स पे आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। फिर हमने देखा कि कुछ एक्सेप्शंस प्रोवाइड किए गए 10th शेड्यूल को, वो हमने यहाँ पे बेसिकली पढ़े। और फिर फाइनली 10th शेड्यूल में जो अमेंडमेंट हुआ था दैट इज 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसके कुछ प्रोविजंस देखे। अब एक लास्ट चीज में जो आपको एक इंपॉर्टेंटली बतानी है कि जब डिफेक्शन होता है या डिस्क्वालिफिकेशन होता है, डिस्क्वालिफिकेशन अगर कॉन्स्टिट्यूशन प्लस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, और एक सेकेंड हमारे पास में 10th शेड्यूल और डिफेक्शन। ये 2-3 ग्राउंड है, लेकिन अगर इन दोनों ग्राउंड्स के ऊपर अगर डिफेक्शन हो रहा है तो डिफेक्शन की फाइनल अथॉरिटी थी हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फाइनल ऑर्डर निकालते हैं आपका डिफेमेशन का, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन 10th शेड्यूल के अंडर फाइनल अथॉरिटी होती है बेसिकली प्रिसाइडिंग ऑफिसर। कौन होती फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड बेसिकली, ठीक है। कौन है फाइनल अथॉरिटी 10th शेड्यूल के अंडर? प्रिसाइडिंग ऑफिसर, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर का ऑर्डर बाइंडिंग होता है और प्रेसिडेंट का ऑथोरिटी बाइंडिंग होता है। प्रेसिडेंट जब डिस्क्वालिफिकेशन करेंगे इन 2 ग्राउंड्स के ऊपर, सो उनको बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ रिकमेंडेशन देते हैं, और वो रिकमेंडेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग रहती है, याद रखना, ठीक है। रिकमेंडेशन of election commission of India to president on the grounds of disqualification of constitution and representation people are प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर बाइंडिंग रहती है। ये बात हमेशा रखना। तो आपको ऑथोरिटीज पता चल के डिस्क्वालिफिकेशन कौन कौन होती है बेसिकली, राइट। सो फर्स्ट 2 टॉपिक दैट इज
विप एंड डिस्क्वालिफिकेशन हमने क्लियर कर लिए। अब अगर हैंडआउट में हम ठीक से देखिए, सो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स बेसिकली, राइट। सो न्यूज कॉन्टेक्स्ट क्या था, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी वाज हेल्ड गिल्टी एंड सेंटेंस्ड टू 2 year jail in 2019 defamation case over his remarks about the Modi surname, right, by a court of Gujarat Surat. The court held Rahul Gandhi guilty and also granted him bail and suspended, basically ये context था। second context हमारे पास में शरद पवार जी का था, उसको आगे देखते हैं बेसिकली, ठीक है। फिर हमने डिफेमेशन देखा, डिफेमेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट दैट हार्म्स द रेपुटेशन ऑफ अ पर्सनैलिटी, राइट। डिफेमेशन लॉ क्या हमारे पास में इंडिया में, इंडियन पिनल कोड, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। फिर हमने आर्टिकल 19 देखा कि आर्टिकल 19 के फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हमारे पास में, सच एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। फिर हमने सिविल डिफेमेशन देखा, सिविल डिफेमेशन ने क्या नहीं उसका, देखो, देयर इज नो पनिशमेंट इन द फॉर्म ऑफ जेल सेंटेंस। क्या कर सकते, ज्यादा से ज्यादा बेसिकली आप मॉनेटरी कंपनसेशन ले सकते हो, राइट। फिर हमने देखा क्रिमिनल डिफेमेशन। क्रिमिनल डिफेमेशन क्या होता है, बेलेबल, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड कंपाउंडेबल ऑफेंस। अब इसके अंदर में क्या हो सकता है, टू बी सेंटेंस फॉर 2 year imprisonment और फाइन और बोथ, मतलब जेल हो सकती है बेसिकली, ठीक है। नाउ हम अब इसके बाद में हमने एक नया कॉन्टेक्स्ट क्या देखा था बेसिकली, recently the NCP filed disqualification petition against the 9 MLAs who joined the Maharashtra government, बेसिकली शरद पवार फ्रैक्शन और अजित पवार फ्रैक्शन। अब ये दोनों कॉन्टेक्स्ट पढ़ने के बाद में हमने देखा कि डिफेमेशन के बेसिकली 3 लॉज हमारे पास है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 102 और 191, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए 191, पार्लियामेंट के लिए 102 बेसिकली, ठीक है। फिर 10th शेड्यूल, फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। अब कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से ग्राउंड है, होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंट, नॉट हैविंग अ वैलिड सिटीजनशिप। 10th शेड्यूल में डिफेक्शन फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में कन्विक्शन इन क्रिमिनल केस, ये हमने देखा। सो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, सेक्शन 8 डील्स विद द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, हमने देखा था। अब अलग अलग सेक्शन 8 में क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, 9A, अब ये सारे हमारे लिए काम के नहीं, बेसिकली हमारे लिए काम का कौन सा है, सेक्शन 8, क्लॉज 3 एंड क्लॉज 4, ठीक है। वही हमारे लिए सबसे ज्यादा न्यूज में था। सो Section 8 Clause 3 disqualifies a convicted person who has been sentenced to imprisonment for not less than 2 years, और यहीं पे राहुल गांधी फंसे थे बेसिकली, ठीक है। अब ये बेसिकली क्लॉज इतना, राइट। अब ये देखो, हाउ डज द, अब ये क्लॉज सेक्शन देखो, सेक्शन 8 क्लॉज 4 ऑफ रिप्रेजेंटेशन पीपल हैज स्टेटेड दैट डिस्क्वालिफिकेशन takes effect only after 3 months have elapsed from the date of conviction। लेकिन लिली थॉमस ऑफ वर्सेस इंडिया ऑफ केस में सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन, ये हमने देखा ऑलरेडी, ठीक है। चलो नाउ एंटी डिफेक्शन लॉ हमने देखा 10th शेड्यूल, बेसिकली उसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं। आईआरएम गैरम पॉलिटिक्स का कॉन्टेक्स्ट देखा था हम लोगों ने। आईआरएम गैरम पॉलिटिक्स कौन सी थी बेसिकली, गयालाल की लिखी थी, हरियाणा के एमएलए थे बेसिकली, राइट। सो आईआरएम गैरम पॉलिटिक्स या एंटी डिफेक्शन लॉ कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट passed by the Rajiv Gandhi government, right, that is 10th schedule, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या देखे थे हमने बेसिकली, डिस्क्वालिफिकेशन क्या था, if a member voluntarily gives up membership of such a political party, या if he votes or abstains from voting in such a house on contrary to the direction issued मतलब बेसिकली whip वायलेट करना, डायरेक्टली whip मेंशन नहीं, लेकिन क्या है, on contrary to direction issued बेसिकली, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या, इंडिपेंडेंट मेंबर के लिए हमने देखा था बेसिकली कि अगर इंडिपेंडेंट मेंबर बिना आफ्टर इलेक्शन को ज्वाइन करता है किसी पॉलिटिकल पार्टी का आफ्टर इलेक्शन, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। नॉमिनेटेड मेंबर्स क्या था, अगर नॉमिनेटेड मेंबर नॉमिनेट होने के बाद में 6 महीने के बाद में कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे तो डिस्क्वालीफाई, विद इन 6 मंथ्स कर लो, कोई दिक्कत नहीं बेसिकली, ठीक है। एक्सेप्शंस थे हमारे पास में कुछ, जैसे मर्जर 2/3 कंसेंट है तो अलाउड है, 1/3 होगा तो नहीं, 1/3 ओरिजिनली था। फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर वो रिजाइन कर सकते हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबरशिप से, लेकिन टर्म खत्म होने के बाद में वो वापस ज्वाइन कर सकते हैं बेसिकली, राइट। डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन है, स्पीकर ऑफ द हाउस और चेयरमैन ऑफ द काउंसिल बेसिकली, राइट, राज्यसभा, और उनके डिसीजन फाइनल होते हैं और कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। रूल मेकिंग पावर बेसिकली प्रिसाइडिंग ऑफिस के पास होती है, और रूल ऑफ व्यू हमने ऑलरेडी देख चुके हैं बेसिकली। और एंटी अमेंडमेंट्स टू एंटी डिफेक्शन लॉ, दैट इज 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 अंडर द वाजपेयी गवर्नमेंट। ये हमने देखा कुछ, जैसे कि 15% का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए मैक्सिमम बेसिकली, ये देखा। फिर मिनिमम नंबर चीफ मिनिस्टर प्लस जो अदर मिनिस्टर रहेंगे स्टेट पे, उसका 12 होना चाहिए, ये हमने देखा बेसिकली, ठीक है। और जो ऑलरेडी
देखो, अ मेंबर आइदर ऑफ द हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर बिलोंगिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी हु इज डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन शैल बी डिस्क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर। अगर आप डिस्क्वालिफिकेशन डिफेक्शन हुए हो तो आपको मिनिस्टर भी नहीं बनाया जा सकता आगे जाके, ठीक है, उस टर्म में। बेसिकली ये बेसिकली प्रोविजंस थे। और ये देखो, 1/3 मेंबर अगर डिफेक्ट कर रहे तो आपको इम्यूनिटी थी पहले, लेकिन उसको निकाल के 2/3 डाला गया बेसिकली। ये भी 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया था, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं बेसिकली, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफेक्शन ऑफ एमपीज एंड एमएलएस। आई होप आपको बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन किया हमने, आपको क्लैरिटी मिली होंगी, ठीक है। सो जस्ट अ मिनट, नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिकली सस्पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बेसिकली, ठीक है, एमएलएस और एमपी एमएलएस, ठीक है। टॉपिक क्या है बेसिकली? सस्पेंशन। हमने एक टर्म देखे डिस्क्वालिफिकेशन और सस्पेंशन, दो वर्ड्स हमारे पास में, एक है सस्पेंशन एंड सेकंड इज डिस्क्वालिफिकेशन। क्या डिफरेंस है बेसिकली दो वर्ड्स में? डिस्क्वालिफिकेशन इज ऑफ परमानेंट नेचर, कि आप अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं आपकी परमानेंटली मेंबरशिप चली जाएगी, आपको वापस से इलेक्ट होकर आना पड़ेगा उसमें, आप तुरंत बैठ नहीं सकते। लेकिन सस्पेंशन क्या है? टेम्पररी नेचर, टेम्पररी नेचर की थोड़े बहुत टाइम के लिए आपको बाहर निकाल देंगे, वापस से अंदर ले लेंगे। अब अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो, स्कूल में बेसिकली मॉनिटर होता था, आपके नाम लिख के आपको क्लास के बाहर निकाल दिया जाता था, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद आपको वापस अंदर ले लिया जाता है। ऐसा नहीं कि आपका एडमिशन खत्म कर दिया लोगों ने। रस्टिकेशन बेसिकली डिस्क्वालिफिकेशन होता है, टेम्पररी पनिशमेंट जो मिलती है वो सस्पेंशन होता है बेसिकली, ठीक है। इतना क्लियर है? अब समझते हैं सस्पेंशन ऑफ एमपीज न्यूज में क्यों रहा है। आप अगर पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स अगर लोकसभा टीवी या राज्यसभा टीवी पे अगर देखते होंगे या सांसद टीवी पे, आपको एक चीज क्लियर दिखती होंगी, पार्लियामेंट में काफी ज्यादा हल्ला मचता है, रक्कस सीधे पार्लियामेंट, कोई चेयर उठा के फेंक रहा है, कोई पन्ने फाड़ रहा है। इस रक्कस को मेंटेन करने की या पार्लियामेंट में डेकोरम मेंटेन करने की जो ड्यूटी होती है बेसिकली प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की बेसिकली। सो मेंटेनिंग डिसिप्लिन किसकी ड्यूटी बेसिकली? प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की ड्यूटी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की ड्यूटी बेसिकली क्या? मेंटेनिंग ड्यूटी इन द पार्लियामेंट बेसिकली, राइट। सो प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या करते हैं? उनको मेंटेन करनी डिग्निटी, हल्ला ना बचे, और जो पार्लियामेंट में हल्ला मचा रहे उनको कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन, डिसिप्लिनरी एक्शन लेना पड़ेगा। सो ये डिसिप्लिनरी एक्शन क्या निकलता है? अल्टीमेटली सस्पेंशन, उनको बाहर निकाल दिया जाता है। अब सुनो, ये बेसिकली एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है हम उसको समझते हैं अभी, ठीक है। चलो, सो सस्पेंशन की पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं मेंशन है। इट इज नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो फिर सस्पेंशन की पावर अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं है तो कहां मेंशन है बेसिकली? सो रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस। अब रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस, ये रूल्स है बेसिकली जो दोनों हाउसेस के सेपरेट है बेसिकली। एक होंगे लोकसभा के और एक है राज्यसभा के। एक है लोकसभा के, एक है राज्य, दोनों हाउस के अपने अपने रूल्स है। इन रूल्स में बातें होती है कि मेंबर्स को किस तरीके से सस्पेंड किया जाएगा, कौन सस्पेंड करेगा बेसिकली। अगर ड्यूटी प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तो सस्पेंड करने की ऑथोरिटी भी उनके पास में होगी, कैसे वो समझते हैं, ठीक है। ये रूल्स पता चल गए, ये रूल्स है बेसिकली, इनके अंडर में पावर दी गई है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को, राइट। चलो अब समझते कैसे है। देखो, पहले तो हम बात करेंगे लोकसभा की, ठीक है। लोकसभा के रूल्स क्या कहते हैं कि जो आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर बेसिकली कौन? स्पीकर, या ऐसा करो प्रिसाइडिंग ऑफिसर या स्पीकर बेसिकली, ठीक है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर अंडर रूल 373, अंडर द रूल, अभी देखो रूल्स की बात कर रहे हैं, रूल्स, ठीक है। अंडर रूल 373 कैन आस्क अ मेंबर टू विड्रॉ फ्रॉम द हाउस। विथड्रॉ फ्रॉम द, विड्रॉ मतलब क्या? थोड़ी देर के लिए चला जाए, शांति से रख, विड्रॉ करने के लिए बस बोलो चले जाओ यहाँ से, नाम नहीं लेंगे,
आप बस चली जाइए यहाँ से थोड़ी देर के लिए, इतना बोलेंगे। सो विड्रॉ करने की पावर किसके पास में है? विड्रॉल सस्पेंशन नहीं होता, बस थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाइए, थोड़ी देर में आ जाइए, क्लास टीचर करते बेसिकली। सो विड्रॉवल फ्रॉम द हाउस। फिर रूल नंबर 374 कहता है कि अगर कुछ ज्यादा ही हो, हल्ला मच रहा है, वहां पे चेयर फेंकी जा रही है, तो स्पीकर बोलेगा, ये इंसान नाम लेगा, स्पीकर विल नेम द पर्सन। सपोज करो कोई किसी पर्सन का नाम ले लिया, पर्सन एक्स, अब बोलेगा ये इंसान हल्ला मचा रहा है, तो स्पीकर बोलेगा आप सभी लोकसभा के मेंबर्स एक मोशन पास कीजिए, और मोशन में इनको सस्पेंड करना है कि नहीं करना, वो मोशन पास कीजिए बेसिकली। अगर सभी ने मोशन पास कर दिया, सो बेसिकली यहाँ पे क्या होती है, मोशन पास अगर हो गई, सो बेसिकली जिसके अगेंस्ट में, जिसको स्पीकर ने नेम किया, उसके अगेंस्ट में मोशन पास होगी। मोशन अगर पास हुई तो उसको अगले 5 सिटिंग्स और रिमाइंडर ऑफ द सेशन, सेशन के लिए उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। ही विल बी सस्पेंडेड फॉर द नेक्स्ट 5 सिटिंग और द रिमाइंडर ऑफ द सेशन, whichever is less। समझना इसको क्या, whichever is less, मतलब अगर सपोज करो सेशन खत्म होने के, मॉनसून सेशन खत्म होने के लिए 10 सिटिंग बची है, 10 और बार मिलने वाली पार्लियामेंट, तो मैक्सिमम कितने टाइम तक वो पार्लियामेंटरी, वो एमपी लोकसभा में नहीं बैठ सकता? 5 सिटिंग तक। क्यों? रिमाइंडर ऑफ द सेशन के लिए 10 सिटिंग बची है, लेकिन हमने क्या बोला, whichever is less। सो 5 सिटिंग के बाद में लास्ट 5 सिटिंग के लिए वो वापस आके बैठ सकता है बेसिकली, इसको बोलते हैं whichever is less। एंड फाइनली अंडर रूल 374 क्लॉज ए प्रोविजन क्या डाला गया है, अगर सपोज करो पार्लियामेंटेरियंस मोशन पास करना नहीं चाह रहे और वो जो एमपी है काफी ज्यादा हल्ला मचा रहा है, सो स्पीकर विल नेम द पर्सन कि आप एक पर्सन एक्स, आप अभी इसी मोमेंट से आप सस्पेंड होते हो बेसिकली। मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिक सस्पेंशन, किसके बोलने के ऊपर? स्पीकर के बोलने के ऊपर ऑटोमेटिक सस्पेंड, आप बाहर निकल जाए। और अगर ऑटोमेटिक सस्पेंशन में अगेन रिमाइंडर ऑफ द सेशन मैक्सिमम होता है या 5 सेटिंग्स बेसिकली, लेकिन वो क्या हो गया, ऑटोमेटिक बिना मोशन के विड्रॉल नहीं, कंप्लीट सस्पेंशन है, हाउस से बाहर निकल जाना पड़ेगा। जब तक, कब तक के लिए? 5 सिटिंग या मैक्सिमम रिमाइंडर ऑफ द सेशन के लिए, ये होता है ऑटोमेटिक सस्पेंशन। लेकिन ये एक बात हमेशा याद रखना, 2 प्रिसाइडिंग ऑफिसर हमारे पास में, स्पीकर और चेयरमैन। सिर्फ और सिर्फ स्पीकर के पास में ऑथोरिटी होती है कि वो ऑटोमेटिक सस्पेंड किसी को कर सकता है। हमारे चेयरमैन जो राज्यसभा के होते हैं, उनके पास ऑथोरिटी नहीं होती कि वो डायरेक्टली किसी को डायरेक्ट सस्पेंशन में डाल सके बेसिकली। समझते कैसे? आई होप सस्पेंशन इन लोकसभा आपको क्लियर हो चुका, लोकसभा में सस्पेंशन बेसिकली किस तरीके से होता है। अब हम बात करेंगे सस्पेंशन इन राज्यसभा। सो राज्यसभा में बेसिकली अगेन, राज्यसभा में कौन होंगे? चेयरमैन। ठीक है, चेयरमैन। रूल्स कौन से होंगे? रूल नंबर 255 एंड रूल नंबर 256। अगेन अंडर रूल 255 बेसिकली चेयरमैन बोल सकते हैं किसी इंसान को कि जाओ आप क्या कर लो, विड्रॉ। अब विड्रॉ सस्पेंशन नहीं होता है, विड्रॉवल, नॉर्मल विड्रॉवल कि थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाइए, वो अथॉरिटी चेयरमैन के पास भी विड्रॉल करने की। लेकिन चेयरमैन के पास अथॉरिटी क्या नहीं है, चेयरमैन डू नॉट हैव द अथॉरिटी टू ऑफ ऑटोमेटिक सस्पेंशन। ऑटोमेटिकली सस्पेंड करने की अथॉरिटी चेयरमैन के पास में नहीं होती है, हमेशा याद रखना। ठीक है, लेकिन 256 के अंडर में अगर ऑटोमेटिक सस्पेंड नहीं कर पा रहा है चेयरमैन, तो चेयरमैन बोलेगा हाउस को कि क्या करो, आप मोशन पास करो, और मोशन पास करने के बाद में आप उस एमपी को सस्पेंड कर सकते हो। अगेन मोशन पास करने के बाद कितना होगा बेसिकली, 5 सिटिंग्स और रिमाइंडर ऑफ सेशन बेसिकली, 5 सिटिंग्स और रिमाइंडर ऑफ द सेशन व्हिचएवर इज दिस। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझने लायक क्या है, चेयरमैन के पास में ऑटोमेटिक सस्पेंशन की पावर नहीं होती है। ऑटोमेटिक सस्पेंशन की पावर किसके पास होती है? सिर्फ स्पीकर के पास होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सस्पेंशन। जो रकस बचता है बेसिकली उसको
हटाने के लिए और पार्लियामेंट में डेकोरम मेंटेन करने के लिए। ये जॉब होता है, ड्यूटी होती है बेसिकली प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की, क्यों पार्लियामेंट में डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जाए जो मेंबर्स रकस क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली वहां पे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट बेसिकली सस्पेंशन। सो सस्पेंशन कहां पे मेंशन नहीं, एक बार फिर से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन नहीं, वो कहां पे मेंशन है बेसिकली रूल्स ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ ईच हाउस बेसिकली, ठीक है। सो सस्पेंशन हमने खत्म कर लिया। सो यहाँ पे एक बार सस्पेंशन पढ़ लेते हैं। सस्पेंशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। न्यूज कॉन्टेक्स्ट क्या है, रिसेंटली सम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट हैव बीन सस्पेंडेड फॉर डिसरप्टिंग द पार्लियामेंट फंक्शन एंड वायलेटिंग द डायरेक्टिव्स ऑफ द चेयर। चेयर मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर अल्टीमेटली, ठीक है। सो प्रोसेस क्या होती है, जनरल प्रिंसिपल क्या है, इट इज द रोल एंड ड्यूटी ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा टू मेंटेन द ऑर्डर सो दैट द हाउस कैन फंक्शन स्मूथली, ठीक है। अब सस्पेंशन रूल्स इन द लोअर हाउस मतलब लोकसभा बेसिकली, ठीक है। सो रूल नंबर 373 of the rules of procedure and conduct of business, if speaker finds the conduct of any member is grossly disorderly, she or he may direct the member to withdraw immediately from the house and to remain absent during the rest of the day sitting. टेम्पररी विड्रॉल, सस्पेंशन नहीं विड्रॉल बेसिकली, ठीक है। लेकिन रूल 374 क्या कहता है, स्पीकर में नेम द मेंबर if deems necessary who disregards the authority of the chair or abuses the rules of the house by persistently and willfully obstructing the business. Therefore, if a member is named by speaker, the speaker shall put the question whether such a member be suspended from the service of the house. When the house adopts a motion, the member stand dissuspended. यार मैंने देखा मोशन पास कर सकते हैं। अगर मोशन पास नहीं करने, ज्यादा ही हल्ला मचा रहा है, उतना ही टाइम में मोशन पास कर दी तो क्या होगा, under rule 374A, in a gross violation or severe charges on being named by the speaker, the member stands automatically suspended from the service of the house for 5 consecutive sittings or remainder of the session whichever is less. ये बात हमेशा ध्यान रखना, क्या whichever is less बेसिकली, ठीक है। सो एक बार लोकसभा का और ऑटोमेटिक सस्पेंशन की पावर मिल गई स्पीकर को बेसिकली, राइट। सो सस्पेंशन रूल्स इन दी अपर हाउस बेसिकली राज्यसभा। सो रूल 255 आगे विड्रॉवल की बातें करता है, राइट, सस्पेंड विड्रॉ। रूल 256 क्या कहता है, सस्पेंशन। लेकिन चेयरमैन कैन सस्पेंड अ मेंबर फ्रॉम द सर्विस ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग रिमाइंडर, लेकिन कैसे, बाय मोशन पास करके, ऑटोमेटिक विड्रॉल की पावर नहीं है बेसिकली, ठीक है। सो टर्म्स ऑफ सस्पेंशन क्या है, मैक्सिमम पीरियड ऑफ सस्पेंशन फॉर द रिमाइंडर ऑफ द सेशन, सस्पेंडेड मेंबर्स कैन नॉट enter the chamber or attend the meetings of the house. ये बात ध्यान में रखना। He will not be eligible to give notice for the discussion or submission. He loses the right to get reply to his questions. कैसे हक होगा बेसिकली इनको ना, राइट। So basically this was all about the suspension of MPs and MLAs. So हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिकली expulsion of law members, ठीक है। चलो इसको expulsion को समझते हैं। कौन सा टॉपिक हमारा नेक्स्ट, फ्लोर टेस्ट बेसिकली। एक्सपेंशन को बाद में देखते हैं, पहले फ्लोर टेस्ट देखते हैं, ठीक है। फ्लोर टेस्ट बेसिकली क्या होता है और न्यूज में क्यों आया बेसिकली फ्लोर टेस्ट। अगर आपने महाराष्ट्र पॉलिटिक्स को ठीक से नोट किया हो तो आपको एक चीज समझ में आएगी, जब शिवसेना में डिवाइडेशन आया, दैट इज उद्धव ठाकरे ग्रुप और एकनाथ शिंदे ग्रुप। सो एक दिन महाराष्ट्र गवर्नर उद्धव ठाकरे को बोलते हैं कि हमें लगता है, उद्धव ठाकरे उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र है, हमें लगता है कि आपके पास मेजोरिटी नहीं है आपकी विधानसभा में, तो आप आइए फ्लोर पे अपनी मेजोरिटी प्रूफ कीजिए और हमें बताइए कि आपके पास बेसिकली मेजोरिटी है। और उन्होंने बोला कि आप आइए फ्लोर पे अपनी मेजोरिटी प्रूफ करके बताइए। उद्धव ठाकरे बोले कि आपके पास ये अथॉरिटी किसने दी, आपको अथॉरिटी नहीं कि मुझे मेजोरिटी गवर्नमेंट को आप वापस से मेजोरिटी प्रूफ करने के लिए बोल रहे हो। लेकिन गवर्नर ने बोल दिया तो बोल दिया, आपको फ्लोर टेस्ट बेसिकली करना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे ने बिना फ्लोर टेस्ट किए क्या कर दिया, बेसिकली रिजाइन कर दिया ऑन द मॉरल ग्राउंड्स, और एकनाथ शिंदे सीएम बन जाते हैं। उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे और उद्धव ठाकरे ने बोला कि मेरा बेसिकली ये जो फ्लोर टेस्ट उन्होंने कंडक्ट करवाने को बोला ये गलत था बेसिकली, आप एकदम से किसी को नहीं बोल सकते। सो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट इज एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि अगर उद्धव ठाकरे फ्लोर टेस्ट को फेस कर लेते तो शायद से ये जो वहां पे हुआ हंगामा जो गलत था, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में था, तो शायद से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 142 आपकी गवर्नमेंट रिवाइव कर सकता था। लेकिन आपको फ्लोर टेस्ट बेसिकली फेस करना था। क्यों? अगर हम
SR बोमई, बेसिकली SR बोमई कौन थे? बेसिकली कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर थे एक टाइम पे, ठीक है। सो अंडर SR बोमई केस ऑफ 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया था। जजमेंट में क्या था? बेसिकली इफ अ CM मतलब चीफ मिनिस्टर refuses to face floor test, it will be considered as loss of confidence। मतलब अगर कोई चीफ मिनिस्टर फ्लोर टेस्ट फेस करने से मना करते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि उनकी मेजोरिटी चली जाती है, कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं। सो फ्लोर टेस्ट फेस करना मैंडेटरी होता है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट एसआर बोमई जजमेंट ऑफ 1994। लेकिन उद्धव ठाकरे ने क्या किया? फ्लोर टेस्ट बेसिकली नहीं किया। बेसिकली अगर फ्लोर टेस्ट भी वो अटेंड कर लेते तो क्या होता? बेसिकली उनको अलाउड किया जाता है नेक्स्ट गवर्नमेंट बनाने के लिए, ठीक है। सो अब फ्लोर टेस्ट कंडक्ट करवाने की पावर इंडिया में किसके पास है? बेसिकली अगर हम ठीक से समझे, सो अगर सेंटर गवर्नमेंट है या पार्लियामेंट की हम बात करें तो पार्लियामेंट में फ्लोर टेस्ट कंडक्ट करवाने की पावर है इन पार्लियामेंट एंड इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। पार्लियामेंट में फ्लोर टेस्ट कंडक्ट करवाने की पावर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और यहाँ पे किसके पास है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, गवर्नर ऑफ द स्टेट। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है बेसिकली कि ये दोनों क्या कर सकते हैं? हाउस को समन कर सकते हैं, मतलब उनकी सिटिंग बिठा सकते हैं, प्लस फ्लोर टेस्ट कंडक्ट करवा सकते हैं। फ्लोर टेस्ट किस लिए कंडक्ट करवाते हैं? बेसिकली मेजोरिटी या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस बेसिकली शो करने के लिए बेसिकली। और ये पावर्स किसके पास है? प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ द हाउस। और अगर इफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर फेल्स द फ्लोर टेस्ट, he must resign from the government। तो गवर्नमेंट गिर जाती है बेसिकली। अगर फ्लोर टेस्ट पास हो गया या सस्टेन हो गए तो उनको रिजाइन नहीं करना, लेकिन फ्लोर टेस्ट अगर फेल हो जाता है, अगर आप प्रूफ नहीं कर पाते अपना मेजोरिटी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिजाइन करना पड़ेगा। अभी रिसेंट टाइम्स में एक नई टर्म न्यूज में चल रही थी, दैट इज कंपोजिट फ्लोर टेस्ट। अब कंपोजिट फ्लोर टेस्ट क्या होता है? बेसिकली अगर कंपोजिट फ्लोर टेस्ट की हम बात करें, बेसिकली कभी कभी ऐसे सिनेरियोज आते हैं कि मल्टीपल पार्टीज को मल्टीपल सीट्स मिलती है, लेकिन कोई भी पार्टी मेजोरिटी में आती है, और सभी पार्टीज को इतनी इतनी सीट्स मिल जाती है कि हर एक पार्टी क्लेम करना चालू कर देती कि मुझे गवर्नमेंट बनानी है, मुझे गवर्नमेंट बनानी है। सो इस टाइप पे काफी ज्यादा रकस पहुंचता है कि गवर्नमेंट कौन बनाएगा, और गवर्नर या प्रेसिडेंट को भी दिमाग लगाना पड़ता है कि किसको मैं अलाउ करूं गवर्नमेंट बनाने के लिए बेसिकली। सो इस टाइम पे जो फ्लोर टेस्ट होता है उसको बोलते हैं कंपोजिट फ्लोर टेस्ट बेसिकली। सो गवर्नर वोटिंग करवाते हैं कि किसको गवर्नमेंट बनानी है। सो मेजोरिटी फ्रैक्शन जो बोलेगा कि इनको चांस देना चाहिए, इस फ्रैक्शन को चांस देना चाहिए कि वोट आप गवर्नमेंट बनाओ, तो उसको बेसिकली गवर्नमेंट बुलाने के लिए गवर्नर या प्रेसिडेंट बुलाते हैं बेसिकली। लेकिन अगर हर एक फ्रैक्शन के बीच में टाई होता है, वोट का टाई होता है कि इसको नहीं बनाने देनी, मुझे बनाने देनी, इसको नहीं बनाने, मुझे बनाने, सो बेसिकली क्या होता है उस टाइम पे फिर स्पीकर कास्टिंग वोट डालेंगे और डिसाइड करेंगे किसको गवर्नमेंट बनाने का चांस मिले, और फाइनली गवर्नर या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस फ्रैक्शन को बुलाएंगे और गवर्नमेंट बनाने का चांस देंगे। सो आपको याद बस इतना रखना, कंपोजिट फ्लोर टेस्ट क्या होता है? जब मल्टीपल पार्टीज के बीच फ्रैक्शन होता है और मल्टीपल पार्टीज क्लेम करती है गवर्नमेंट बनाने के लिए, सो उसको बोलते हैं हम लोग कंपोजिट फ्लोर टेस्ट। सो फ्लोर टेस्ट न्यूज में क्यों था? एक तो बेसिकली इंडिया अलायंस जो प्रीवियस यूपीए अलायंस था, बेसिकली इंडिया अलायंस ने ओम बिरला को नोटिफिकेशन दिया था कि हमें फ्लोर टेस्ट करवाना, बेसिकली नो कॉन्फिडेंस मोशन लानी, बेसिकली किसके अगेंस्ट में? सॉरी, फ्लोर टेस्ट करवाना है किसका? गवर्नमेंट का। प्लस बिहार के जो सीएम थे उन्होंने काफी रिसेंट टाइम से फ्लोर टेस्ट पे आए थे। प्लस हमारे महाराष्ट्र में जो हुआ था, जो उद्धव ठाकरे के साथ में हुआ था, उसकी वजह से भी फ्लोर टेस्ट काफी ज्यादा न्यूज पे था बेसिकली, ठीक है। सो एक बार फ्लोर टेस्ट को रीड आउट करेंगे, एक्सप्लेनेशन को बाद में देखते थोड़ा, ठीक है। फ्लोर टेस्ट। So Bihar Chief Minister won the floor test in the assembly. The governor's decision to call the floor test was in spotlight in case of Maharashtra political crisis. उद्धव ठाकरे वाला, ठीक है। चलो, floor test. A floor test is primarily taken to know whether the executive enjoys confidence in the legislature. हमने notice किया है basically. This happens both in parliament and state legislative assembly. It is a constitutional mechanism under which chief minister appointed by the governor can be asked
to prove majority on the floor of the legislative assembly of the house. Vote of confidence. In case the majority is questioned, the leader of the party which claims majority has to move a vote of confidence and prove majority among the present and voting. This vote is taken through physical voting or through election of electronic ballot basically. In case of failing of proven majority, तो क्या होगा? The incumbent chief minister has to resign if they fail to prove the majority in the house. Forming a government, the legislature is convened and the speaker is presided over the office. The governor then invites the leader of the second largest party to prove the majority basically. ये clear है? अब कॉन्स्टिट्यूशन में बातें होती क्या एग्जैक्टली फ्लोर टेस्ट के बारे में? सो आर्टिकल 172 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? इट गिव्स गवर्नर द पावर टू समन द हाउस, हमने देखा समन कर सकता है, एंड कॉल फॉर फ्लोर टेस्ट टू प्रूव whether the incumbent government has the majority in the state legislature or not. On the central or national level, this power lies with president. So under article 175 कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर मेंशन है समनिंग के पावर प्लस फ्लोर टेस्ट की पावर गवर्नर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मिलती है. हमने एसआर बोबडे जजमेंट देखा बेसिकली. क्या है एसआर बोबडे जजमेंट? इन लैंडमार्क केस the Supreme Court ruled that the refusal of chief minister to undergo the floor test will be considered as government losing faith of its own legislature. उसको क्या करना पड़ेगा? अल्टीमेटली रिजाइन करना पड़ेगा. Composite floor test, when there is another test, composite floor test, which is conducted only when more than one person stake claim to form the government. When the majority is not clear, the governor might call for special session to see who has the majority. How? The majority is counted based on those present and voting. This can also be done through voice vote, where the members can respond orally or through decision of voting. Some legislature may absent or choose not to vote. In decision vote, voting can be done through electronic. ठीक है? So basically this was all about the composite floor test. ठीक है? चलो. So next topic है हमारा basically rule number 267 and 176 बेसिकली. ठीक है? अब इसमें ज्यादा समझने से कुछ नहीं है, बेसिक्स पर याद रखना क्या होता है. आप लोगों ने मणिपुर वायलेंस के बारे में सुना होगा, राइट? सो कॉन्टेक्स्ट बेसिकली क्या है? मणिपुर वायलेंस. मणिपुर वायलेंस बेसिकली कॉन्टेक्स्ट. अब मणिपुर वायलेंस क्या है? वहां पे दंगे चल रहे हैं, जो भी चल रहा है बेसिकली वहां पे. ठीक है? अब मणिपुर वायलेंस के रिगार्डिंग बातें ना मीडिया कवर कर रहा था, ना गवर्नमेंट बात करने के लिए रेडी हो रही थी. सो बेसिकली कुछ मेंबर ऑफ राज्यसभा एक पिटीशन डालते हैं किसके सामने? दे पुट पिटीशन चेयरमैन को. चेयरमैन कौन होते हैं? बेसिकली द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा. कि हमें सारे बिजनेस अपने जो हाउस के आज का शेड्यूल है हमारा, उनको साइड में रखिए और मणिपुर के वायलेंस के ऊपर हमें डिस्कशन करना है. एक एबनॉर्मल मैटर डिस्कस करना है बेसिकली हमें. एक न्यू मैटर जो शेड्यूल में नहीं था डिस्कस करेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे, बाकी सभी मैटर साइड में रख के. लेकिन ये पावर आई कहां से? लेजिस्लेचर के पास भी, इन राज्यसभा मेंबर्स के पास बेसिकली. सो रूल 267 ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ राज्यसभा, इनमें मेंशन है बेसिकली क्या कि राज्यसभा के मेंबर्स बेसिकली चेयरमैन को नोटिस दे सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप ये मैटर उठाइए, सभी मैटर साइड में रख के. लेकिन चेयरमैन इज द डिसाइडिंग ऑथोरिटी. चेयरमैन के पास में ऑथोरिटी होती है वेदर टू एक्सेप्ट दी नोटिस और पिटीशन और नॉट. अगर चेयरमैन एक्सेप्ट करते हैं तो फाइनली ये मैटर पूरे राज्यसभा में डिस्कस किया जाएगा. डिस्कशन कितने घंटे तक होगा वो सारी चीजें अलग है. और ये सारी जो प्रोसीजर है, रूल 267 क्या कहता है बेसिकली कि भेज सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट चेयरमैन के एक्सेप्टेंस के बाद में वो किस तरीके से डिस्कस होगा और क्या होगा फर्दर डिस्कशन, वो सारी प्रोसीजर बेसिकली प्रोसीजर ऑफ डिस्कशन किसमें दी गई? बेसिकली रूल नंबर 176 पे बेसिकली. ठीक है? सो दिस वाज ऑल अबाउट. अब बेसिकली क्या है, इसको अगर हम रीड आउट करें तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी. छोटा सा टॉपिक था, समझो. ठीक है? रूल 267 एंड 176 ऑफ राज्यसभा. कॉन्टेक्स्ट है रिसेंटली द अपोजिशन इन राज्यसभा डिमांडेड दैट ऑल अदर बिजनेस बी सस्पेंडेड फॉर द डे टू टेक अप द मणिपुर इशू.
The opposition's demand had come under Rule 276, right? 267, sorry. क्या कहता है Rule 267? According to rules of procedure and conduct of business in Council of State, that is Rajya Sabha, any member may, with the consent of chairman, move that any rule may be suspended in its application to the motion related to the business listed before the council of that day, and if the motion is carried, the rule is question shall be suspended for time being. Basically जो normal business है वो suspend हो जाएगा और एक नया topic discussion के लिए आएगा. In other words, Rajya Sabha MPs can give a written notice to suspend all the listed business and discuss an issue of importance of the country is facing. Basically any Rajya Sabha member can notify the chairman of a topic for discussion. अब देखो यहाँ पे clear mention है, only the chairman can decide whether to propose a motion or to suspend the rule. chairman अगर नहीं बोलते तो कोई फर्क, कैंसिल, जो नॉर्मल रूल्स है वही होने वाला है बेसिकली. ठीक है. शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन अंडर आर्टिकल 176. अब चेयरमैन ने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो डिस्कशन किस हिसाब से चलेगा वो प्रोसीजर यहाँ पे बेसिकली. अंडर दिस प्रोविजन an MP can raise a discussion on the matters of urgent public importance. The time for the discussion shall be allocated by Business Advisory Committee. The MP will need to give notice specifying the matter to raise and reasons for doing so. The chairman decides admissibility of the notice after calling for such information from the MP who has given the notice and from the minister as he may consider necessary. MP raises the matter and this is followed by other MPs discussing the issue. The minister in charge responds at the end of the discussion. So basically ये procedure है और हमने देखा कि rule 267 basically क्या बात करता है, अलाउड करता है डिस्कशन के लिए, और रूल 76 उसकी प्रोसीजर शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन की बातें करता है बेसिकली. ठीक है. सो ये था हमारा बेसिकली रूल्स 267 एंड 176. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिकली पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड प्रिविलेजेस मोशन बेसिकली. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं, दैट इज पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड प्रिविलेज मोशन. पार्लियामेंट्री प्रिविलेज और प्रिविलेज मोशन समझने के लिए कुछ कॉन्टेक्स्ट समझते हैं न्यूज में क्यों है बेसिकली. ठीक है. 1998 या 1997 में एक केस हुआ था बेसिकली, फेमस केस है काफी ज्यादा, जिसका नाम था पीवी नरसिम्हा राव केस, और जिसको हम कहते हैं JMM ब्राइबरी केस और पीवी नरसिम्हा राव केस बेसिकली. अभी केस क्या बेसिकली, इन 1997-1998 पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट गिराने के लिए अपोजिशन पार्टी ने बेसिकली क्या लाया था, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया था. अब ऐसा कहा जाता है बेसिकली कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने पास करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट को गिराना था, सो कुछ 5 MPs को ब्राइब दी गई थी बेसिकली कि आपको अगेंस्ट में वोट करना है, क्योंकि गवर्नमेंट गिरनी थी. तो उस नो कॉन्फिडेंस मोशन बेसिकली पास हुआ था 265 to 251. गवर्नमेंट सस्टेन कर गई थी क्योंकि मेजोरिटी उनको मिली थी. सिर्फ 14 वोट से गवर्नमेंट बच गई थी. लेकिन अभी जो 5 मेंबर थे जिनको ब्राइबरी दी गई थी वोट अगेंस्ट करने केस में, उन 5 MPs में से 4 ने ब्राइबरी ली और वोट भी किया जो उनको बोला गया था. लेकिन उनमें से एक MP ऐसे थे जिन्होंने ब्राइबरी ली लेकिन वोट नहीं किया, वोटिंग से एक्सटेंड कर गए. अब बताओ मॉरल ग्राउंड्स पे किसने सही किया किसने गलत किया. ऑब्वियसली बात है इसने ब्राइबरी ली, गलत बात है, लेकिन वोटिंग से एक्शन कर लिया, ये मॉरल ग्राउंड सही था कि मुझे गिल्टी फील हुआ, अब मैं वोटिंग करने नहीं जाऊंगा. ये मैटर उठा सुप्रीम कोर्ट में, जिसको फेमसली पीवी नरसिम्हा राव केस या JMM ब्राइबरी, झारखंड मुक्ति मोर्चा ब्राइबरी केस कहा जाता है बेसिकली. ठीक है. सो सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर गया, सुप्रीम कोर्ट वाला बेसिकली कि अंडर आर्टिकल 105 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंटेरियंस को कुछ प्रिविलेजेस है बेसिकली, कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है इसमें बेसिकली. और अंडर आर्टिकल 122 क्या कहता है बेसिकली कि इट बार्स सुप्रीम कोर्ट किससे, आप पार्लियामेंट के अंदर जो चल रहा है वो पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं कर या सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस नहीं कर सकते बेसिकली. ये आर्टिकल 122 कहता है.
और अंडर 105 पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को बाहर डिस्कस नहीं किया जा सकता बेसिकली, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो 4 मेंबर है जिन्होंने ब्राइबरी ली और वोट भी किया, ये सही थे, लेकिन ये जो ब्राइबरी लिया और वोटिंग नहीं किया ये गलत है, आप इसको डिस्क्वालीफाई कर दीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा घटिया डिसीजन क्यों दिया बेसिकली। सो ये था केस। अब इससे पता चले हम लोग क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि पार्लियामेंट एंजॉय सर्टेन प्रिविलेजेस व्हिच कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 122। सो दो चीजें निकल गई, एक पार्लियामेंट्री प्रिविलेज और एक प्रिविलेज का ब्रीच। सो रिसेंटली डीवाई चंद्रचूड़ ने एक 7 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बिठाया और इस जो जेएमएम ब्राइबरी केस का जजमेंट है बेसिकली उसको रिव्यू करने के लिए एक बेंच बिठाया था, 7 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। फाइनली उसका वर्डिक्ट आता है और लैंडमार्क वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो पूरा और हमारा जजमेंट था वो गलत था। बेसिकली ब्राइबरी लेना भी एक ऑफेंस है। सो अगर आप ब्राइबरी ले रहे हो आप डिस्क्वालीफाई होंगे। वोटिंग तो छोड़ो, ये जो पहला वाला क्लॉज है ब्राइबरी, यही घटिया काम है। आप ब्राइबरी नहीं ले सकते। ब्राइबरी लेना आपके पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के अंडर में नहीं आता है। आप आपके पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का ब्रीच कर रहे हो बेसिकली। आपको स्ट्रिक्ट एक्शन के थ्रू डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है क्योंकि ब्राइबरी एक क्रिमिनल ऑफेंस है बेसिकली। किसके अंडर में? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंडर में आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल के क्रिमिनल ऑफेंसेस के अंडर में डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने लैंड क्लियर कट मेंशन कर दिया कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का अगर ब्रीच करोगे तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है बेसिकली, ठीक है। सो दिस वाज ओवरऑल द केस। अब हमारे लिए प्रिविलेज का काम क्या है बेसिकली? पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस बेसिकली किसने बातें करते हैं हमारे पास में? आर्टिकल 105। और 105 में बेसिकली पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, इंडिविजुअल प्रिविलेजेस एंड कलेक्टिव प्रिविलेजेस। बेसिकली कुछ इंडिविजुअल प्रिविलेजेस है हर एक मेंबर को और कुछ पूरे ओवरऑल पार्लियामेंट को प्रिविलेजेस है। सो इसको हम बेसिकली हैंडआउट पे देखते हैं तो आपको बेटर वे से एक साथ कंपैरेटिव एनालिसिस मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको न्यूज काउंटेस्ट वगैरह सारी क्लियर हो, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 5 से 7 बेंच को रेफर किया। उसने लैंडमार्क वर्डिक्ट दिया किसमें? 1993 झारखंड मुक्ति मोर्चा और पीवी नरसिम्हा राव केस बेसिकली, ठीक है। ये यहाँ पे दिया क्लियर, पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, ठीक है। चलो प्रिविलेज मोशन क्या होती है वो समझते हैं पहले, ठीक है। मोशन मतलब अगेंस्ट द ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, ठीक है। सो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इज द सम ऑफ सर्टेन राइट्स enjoyed by each house collectively and by members of the each house individually, without which they could not discharge their function. Eligibility: parliamentary privileges are available to individuals who have right to speak and participate in the discussions of the parliament. मतलब बेसिकली कौन हो जाएंगे? यूनियन के सारे मिनिस्टर या पूरे के पूरे एमपीज प्लस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उनको एक स्पेशल राइट है बेसिकली, ठीक है। If there is a belief that such a privileges has been breached, a motion can be raised by any member in the form of privilege motion. अगर आप पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का ब्रीच करोगे आपके अगेंस्ट में मोशन चालू होगी, उसको बोलेंगे प्रिविलेज मोशन बेसिकली, ठीक है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन होगा बेसिकली? स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन बेसिकली, या फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज द फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रूटिनी ऑफ द प्रिविलेज मोशन। देयरफॉर द स्पीकर और चेयरमैन कैन डिसाइड ऑन प्रिविलेज मोशन हिमसेल्फ और हरसेल्फ और रेफर इट टू द प्रिविलेज कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। एक तो खुद डिसाइड करो ना स्पीकर चेयरमैन क्या करना है इसका, अगर आप नहीं कर रहे हो तो मैटर को रेफर कर दो किसको? प्रिविलेज कमेटी को बेसिकली, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कमेटी बेसिकली। सो नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है हमारे पास में? आर्टिकल 105 हमने डिस्कस किया, एक्सप्रेसली मेंशंस टू प्रिविलेजेस, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट एंड राइट टू पब्लिकेशंस ऑफ इट्स प्रोसीडिंग्स ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट में सारी बातें होती है उसकी प्रोसीडिंग्स टाइप करके भेजी जाती है वो बेसिकली, ठीक है। The rules governing the privileges. The rules governing the privileges are mentioned in rule number 222 and Lok Sabha rules number 187. ये काम करें, रूल्स स्पेशल क्या है वो समझने काम करें, ठीक है। सो सोर्सेस क्या है हमारे पास में ओवरऑल? अगर मैं सोर्सेस की बात करूं, सोर्सेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या हमारे पास में? एक तो खुद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 105 और 194 बेसिकली पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को स्टैट्यूटरी प्रोविजन से मतलब लॉज है बेसिकली से कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है हमारे पास में जिसमें क्या है? प्रोवाइड्स फॉर फ्रीडम अगेंस्ट
अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ मेंबर्स अंडर सिविल प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ मीटिंग। इसको समझते हैं, ठीक है। एंड फाइनली प्रिविलेज बेस्ड ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स एंड प्रेसिडेंट्स। ये सारे सोर्सेस है हमारे पास में, ठीक है। अब कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस, इसका मैंडेट क्या होगा आगे? टू एग्जामिन एवरी क्वेश्चन इन्वॉल्विंग ब्रीच ऑफ प्रिविलेज of the committee or the house or of the members of the any committee, therefore referred to it by house or by the speaker। लोक सभा में बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स। नॉमिनेट कौन करेगा इस कमेटी के मेंबर्स को? स्पीकर करेगा अल्टीमेटली, ठीक है। राज्यसभा इट कंसिस्ट ऑफ 10 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय चेयरमैन। इन राज्यसभा द डेप्यूटी चेयरमैन हेड्स द कमिटी ऑफ प्रिविलेज, ठीक है। नाउ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज हमने देखा सर्टेन राइट्स होते हैं। सोर्सेस हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ स्टैट्यूटरी लॉज, फिर बाद में कुछ रूल्स बेसिकली, ठीक है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविडेंस ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। नाउ ये है कुछ बेसिकली प्रिविलेजेस, इनके बारे में समझते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल प्रिविलेजेस है और कुछ हमारे पास में क्या है? कलेक्टिव प्रिविलेजेस। अब इंडिविजुअल प्रिविलेज कौन से हैं? मेंबर्स कैन नॉट बी अरेस्टेड, देखो ठीक से समझना इस लाइन को, ठीक है। मेंबर्स कैन नॉट बी अरेस्टेड ड्यूरिंग दिस सेशन ऑफ द पार्लियामेंट 40 days before the beginning of the session and 40 days after the end of the session। सेशन चालू होने के 40 दिन पहले, सेशन चालू खत्म होने के 40 दिन बाद, प्लस ड्यूरिंग द सेशन आप किसी पार्लियामेंट्री मेंबर को अरेस्ट नहीं कर सकते। ये उनको प्रिविलेज मिला पड़ा बेसिकली, ठीक है। सेकंड, मेंबर्स हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द पार्लियामेंट एंड नो मेंबर इज लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन द कोर्ट। अब ये किसने बोला गया था? आर्टिकल 122 बेसिकली इसके बारे में बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट इंक्वायर इनटू एनी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स बेसिकली, ठीक है। आप कुछ भी बोल चलता है। देयर आर एग्जेम्पशंस, देयर आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ज्यूरी सर्विसेज व्हेन द पार्लियामेंट इज इन सेशन। सो ये थे इंडिविजुअल प्रिविलेजेस। कलेक्टिव क्या है? राइट टू पब्लिश इट्स रिपोर्ट्स, राइट टू पब्लिश इट्स रिपोर्ट्स, डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग्स। अब ये देखो, राइट टू एक्सक्लूड स्ट्रेंजर्स फ्रॉम इट्स प्रोसीडिंग्स। हमने देखा ना पार्लियामेंट में कुछ लोग बैठते हैं, उनको नहीं बैठने देने का ऑथोरिटी किसके पास? पार्लियामेंट के पास नहीं है। राइट टू मेक रूल्स, रूल्स क्या होते हैं बेसिकली? खुद के फंक्शन के लिए रूल्स बनाना। राइट टू पनिश मेंबर्स एज वेल एज आउटसाइडर। अब ये क्लॉज ठीक से समझना, आउटसाइडर्स फॉर द ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस। मेंबर्स ब्रीच कर रहे प्रिविलेज समझ सकते हैं, आउटसाइडर को भी ब्रीच पनिश कर सकते हैं। हर्षद मेहता आप सबको पता होगा, हर्षद मेहता स्कैम बेसिकली, ठीक है, 1992। हर्षद मेहता मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन थे नहीं, फिर भी उसको पार्लियामेंट में लाया गया था स्क्रूटिनी के लिए बेसिकली, ठीक है। द कोर्ट्स प्रोहिबिटेड इंक्वायरिंग इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस, आर्टिकल 122 बेसिकली, ठीक है। नो पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट द परमिशन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर बेसिकली। पर हमने अरेस्ट का ऑलरेडी देख चुके बेसिकली। तो दीज आर बेसिकली द कलेक्टिव प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बेसिकली, ठीक है। सो हमने ये टॉपिक कवर कर लिया, प्रिविलेज मोशन एंड द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज अंडर आर्टिकल 105 और 122 याद रखना बेसिकली, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन बेसिकली, ठीक है। चलो नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में समझते हैं। नाउ नो कॉन्फिडेंस मोशन बेसिकली, ठीक है। नाउ अब नो कॉन्फिडेंस मोशन बेसिकली न्यूज में क्यों आया? जो इंडिया अलायंस है, जो प्रीवियसली क्या था बेसिकली, यूपीए, इंडिया अलायंस ने जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है ओम बिरला बेसिकली उनको प्रपोज किया कि क्या हमें नो कॉन्फिडेंस मोशन नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना अगेंस्ट दी रूलिंग गवर्नमेंट बेसिकली। और फाइनली लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई गई थी बेसिकली, ठीक है। ये कॉन्टेक्स्ट बना था नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए प्रिंसिपल हमारे काम का क्या है बेसिकली, उसको समझो और नोट डाउन करो। अब इतना हल्ला वैसा नो कॉन्फिडेंस मोशन के नाम से, लेकिन ये हल्ला कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। मतलब बेसिकली नो कॉन्फिडेंस मोशन इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे बड़ा नाम जो कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन नहीं बेसिकली। सो ये कहां पे मेंशन होगा? अगेन रूल्स ऑफ प्रोसीजर बेसिकली। लेकिन रूल्स में भी किसमें? रूल्स स्पेसिफिकली किसके? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा रूल्स, ओनली लोकसभा। मतलब इसका मतलब क्या निकला बेसिकली? अगर सिंपल लैंग्वेज में लिखूं, नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड
इन लोकसभा ओनली। मतलब क्या हो गया इसका, नो कॉन्फिडेंस मोशन को आप राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बेसिकली क्यों, इलेक्टेड मेंबर्स लोकसभा में बैठते हैं और गवर्नमेंट लोकसभा में फॉर्म होती है, इसलिए लोकसभा में ही सिर्फ क्या इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है मतलब जो इलेक्टेड मेंबर्स है उनके लिए बेसिकली। अब लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए एक प्रीरिक्विजिट कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? बेसिकली आपको 50 मेंबर्स का सपोर्ट नेसेसरी होता है। फिर कितने मेंबर्स? 50 मेंबर्स का सपोर्ट होना नेसेसरी होता है। 50 मेंबर सपोर्ट्स। अगर 50 मेंबर स्पीकर के पास जाते हैं, उनको 50 मेंबर का सपोर्ट दिखाना पड़ता है, हमारे पास 50 मेंबर्स है, ये बोल रहे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन है, तभी आप लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हो। अगर 50 मेंबर का सपोर्ट है तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। फाइनली देखो ऐसे चल रहा है, ठीक है, फाइनली ये मोशन वोटिंग को जाएगा, मतलब डिस्कशन होंगे, सारा डिस्कशन करके वोटिंग होगी। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, इफ नो कॉन्फिडेंस इज पास्ड, लेकिन वोटिंग कौन से मेजोरिटीज होती है एक बात हमेशा याद रखना, सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी मतलब क्या था? 50% +1 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। जितने लोग प्रेजेंट है उनका हाफ +1 बेसिकली, मेजोरिटी +1 बेसिकली, ठीक है, इसको बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी। अगर ये पास हो गया तो इसका आउटकम निकलता है कि गवर्नमेंट मस्ट रिजाइन। गवर्नमेंट मस्ट रिजाइन, गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं, गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है क्योंकि वो कॉन्फिडेंस प्रूव करने में बेसिकली फेल हो चुकी बेसिकली। सो दिस वाज ऑल अबाउट नो कॉन्फिडेंस मोशन। और इसके रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बेसिकली कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐसा कोई वर्ड मेंशन नहीं है, ना ही नो कॉन्फिडेंस मोशन, ना ही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस प्लस नो कॉन्फिडेंस, ये दोनों वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन नहीं है। दोनों कहां पे मेंशन है? बेसिकली रूल्स। और दोनों कहां पे इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं? सिर्फ लोकसभा में। क्यों? क्योंकि इलेक्टेड मेंबर्स बेसिकली लोकसभा में बैठते हैं और गवर्नमेंट फॉर्मेशन मेजरली सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में होता है, ये चीज याद रखना, ठीक है। चलो यहाँ के एक बार पढ़ते हैं। The Lok Sabha Speaker Om Birla has admitted a no confidence motion against the ruling government. The motion was proposed by Congress MP Gaurav Gogoi on the behalf of the opposition parties of the India Alliance. No confidence. In parliamentary democracy, a government can be in power only if it commands a majority in the directly elected house. Article 75 clause 3 क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का? It embodies this rule by specifying the Council of Ministers is collectively responsible to Lok Sabha. Council of Ministers responsible लोक सभा के लिए, लेकिन नो कॉन्फिडेंस कहीं भी मेंशन नहीं है, याद रखना, ठीक है। For testing this collective responsibility, the rules of Lok Sabha provides a particular mechanism, that is a motion of no confidence. लेकिन कौन प्रोवाइड कर रहा है? रूल्स ऑफ लोक सभा। हमने क्लियर बात की थी इसके बारे में। The procedure is specified under Rule 198 of the Lok Sabha. The Constitution does not mention either a confidence or no confidence motion. Who can move a no confidence motion? Any Lok Sabha MP who can garner the support of 50 colleagues can at any point of time introduce the motion of no confidence against the Council of Ministers. A no confidence motion can be moved only in Lok Sabha. It cannot be moved in Rajya Sabha. So, how is no confidence motion debated and voted? The motion is moved by member who submitted it, and the government will then respond to the motion. The opposition party will then have the opportunity to speak the motion. After the debate, the Lok Sabha will vote on the confidence motion. The motion will be passed if it is supported by the majority of the members of the House. If the no confidence motion is passed, the government must resign, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस अपना लॉस कर चुकी बेसिकली। इफ द गवर्नमेंट मींस द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, द मोशन इज डिफीटेड एंड द गवर्नमेंट रिमेन्स इन द पावर बेसिकली, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द नो कॉन्फिडेंस मोशन बेसिकली, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बेसिकली कौन सा है अभी? एक्सपंजिंग इन पार्लियामेंट, ठीक है। चलो अब एक्सपंजिंग पार्लियामेंट क्या होता है बेसिकली?
अब एक्सपेंजिंग इन पार्लियामेंट न्यूज में क्यों है बेसिकली, काफी ज्यादा पार्लियामेंटेरियंस कभी कभी भूल जाते हैं बेसिकली कि वो बोल क्या रहे। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज हमको पता है क्या है, आर्टिकल 105 में पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या मिला इनको, फ्रीडम ऑफ स्पीच। राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला पार्लियामेंटेरियंस को। फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब आप कुछ भी किसी को गाली देखोगे पार्लियामेंट, नहीं ऐसा नहीं हो सकता ना। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का गलत इस्तेमाल करना और कुछ डेरोगेटरी वर्ड्स आप किसी भी मेंबर को या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को बोलोगे, सो वो गलत बात है। लेकिन पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कुछ ही बोल सकते हो, तो क्या करें। सो बेसिकली जो डेरोगेटरी वर्ड्स है, जो डिफेम करते किसी को विद इन द पार्लियामेंट्री हाउस, सो उनको हम क्या करते हैं बेसिकली, अगर ये पूरी लाइन थी और ये जो एक वर्ड था इस टाइप का, ये किसी को अच्छा नहीं लगा, डेरोगेटरी वर्ड, तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे और इसकी जगह पे ऐसा एक एस्टेरिक मार्क लगा देंगे और बोलेंगे एक्सपंज बाय द ऑर्डर ऑफ द चेयर। बेसिकली क्या, एक्सपंज बाय द ऑर्डर ऑफ चेयर। चेयर मतलब बेसिकली प्रिसाइडिंग ऑफिसर, लेकिन यहाँ पे क्या लगा दिया, एक्सपंज बेसिकली या एस्टेरिक मार्क। इसको बोलते हैं एक्सपंजिंग इन पार्लियामेंट। बेसिकली क्यों होता है, डेरोगेटरी वर्ड्स को हटाना बेसिकली। अब ये जो एक्सपंज होता है या एस्टेरिक मार्क लगाना होता है, ये यूज किया जाता है वर्ड्स के कॉन्टेक्स्ट। अब जब भी आप किसी वर्ड को एक्सपंज करना चाहोगे, उस वर्ड का कॉन्टेक्स्ट क्या था बोलना, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। वो वर्ड किस वे या किस मोटिव से बोला गया था उसको ध्यान में रखा जाता है और ट्राई किया जाता है मिनिमम नंबर ऑफ वर्ड्स को एक्सपंज किया जाए, ताकि पार्लियामेंट्री जो रिकॉर्ड्स हो वो ठीक से मेंटेन हो पाए बेसिकली। और लोकसभा सेक्रेटरी जनरल एक काफी बल्कि वॉल्यूम निकाला है जिसमें सारे वर्ड्स बेसिकली उन्होंने क्लब किए, ये वर्ड से वो उतना ही ऐसे नहीं है, अगर कोई नया वर्ड भी आता है उसमें वो ऐड करते रहते बेसिकली। और ये फाइनल ऑथोरिटी किसके पास में है बेसिकली, अगेन प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास में पावर होती है क्या, एक्सपंज करने के। अब एक्सपंज मतलब क्या निकला वर्ड बेसिकली, एस्टेरिक मार्क लगाओ और ऑर्डर क्या कर दो, ऑर्डर बाय द एक्सपंज बाय द ऑर्डर ऑफ चेयर बेसिकली। इसको बोलते हैं एक्सपंजिंग इन द पार्लियामेंट। लेकिन एक्सपंजिंग इन द पार्लियामेंट अगेन इट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो अगेन ये कहां पे मेंशन होगा, रूल्स ऑफ द हाउस बेसिकली, इंडिविजुअल हाउस के बेसिकली, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द एक्सपंजिंग ऑफ द पार्लियामेंट, एक्सपंजिंग इन पार्लियामेंट। A portion of the speech delivered by the opposition leader in the Lok Sabha on February 7, 2023 was expunged from the records of the parliament by the speaker's orders। बेसिकली क्या, rules on expunging the parliament, article 1025 clause 2 क्या कहता है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, इनको इम्यूनिटी किससे, कुछ भी फ्रीडम ऑफ देयर स्पीच। लेकिन स्पीच में कुछ गलत वर्ड्स आते हैं तो उनके लिए क्या किया जाए बेसिकली। सो रूल 380 rules of procedure and conduct of business in Lok Sabha gives speaker the discretion of expunge any word or expression used in debate that are considered defamatory, indecent, unparliamentary or undignified। इससे वर्ड्स रहेंगे, उनको किसको ऑथोरिटी दी गई बेसिकली, स्पीकर को ऑथोरिटी दी गई बेसिकली, ठीक है। Unparliamentary expression, the Lok Sabha Secretariat has brought a bulky volume of unparliamentary expression. This book contains words or expressions that would likely to be considered rude or offensive in most cultures, but it also contains content that will appear fairly harmless and inconscious. The presiding officers, Lok Sabha Speaker and Chairman of Rajya Sabha, have the job of keeping such a words out of parliamentary records। अब ये सारी बातें यहाँ पे दी गई बेसिकली। देखो क्या लिखते हैं, under rule 381 says the portion of the proceedings of the house so expunged shall be marked by asterisk and explanatory footnote that be inserted in the proceedings as follows। क्या, expunged as the order by the chair, expunged as the order by the chair। So this was all about the expunging of the parliament basically, ठीक है। So आज हमने क्या क्या बेसिकली कवर किया है, अगर हम ठीक से नोटिस करें,
आज हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए? बेसिकली आज हमने लगभग 6-7 टॉपिक आज हमने कवर किए बेसिकली। और आज हमने एक संपूर्ण करंट अफेयर्स का एक बेसिक इंट्रोडक्शन कवर किया है कि किस वे से हम संपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। आज हमने देखा कि 9 मॉड्यूल्स कवर करने वाले हैं। एक रिवाइज कर दे संपूर्ण के बारे में। क्या 9 मॉड्यूल्स हम कवर करेंगे संपूर्ण में? पॉलिटी बेस्ड करंट अफेयर्स, इकोनॉमी बेस्ड करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल बेस्ड करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, प्लेसेस इन न्यूज, आर्ट एंड कल्चर, फिर बाद में गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस, ये सारे मॉड्यूल्स कवर करेंगे। अराउंड 3 इयर्स का करंट अफेयर्स इसमें कवर होने वाला है, कॉम्प्रिहेंसिव और ल्यूसिड मैनर में। आपने हैंडआउट देखा होगा और कंटेंट देखा होगा, टू द पॉइंट, जितना डेप्थ में नेसेसरी यूपीएससी के लिए हम उतना पढ़ा रहे हैं और उतना आपको याद करना। आपका काम क्या है? बस घर पे जाके हैंडआउट को रिवाइज करना है। अराउंड 3 मंथ का कोर्स है, 100 डेज का सारा करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। इतना इंश्योर करूंगा कि आपको कहीं पे भी और उसका करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक जगह पे सारा कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स प्लस कंटेम्पररी अफेयर्स आपके लिए नैनदीप एकेडमी संपूर्ण प्रोग्राम में लेके आए हैं। ट्रस्ट रखिए कि आपका सारा करंट अफेयर्स यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2025 के लिए यहाँ पे कवर हो जाएगा। दिस वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द संपूर्ण करंट अफेयर्स ऑन पॉलिटी। हम कल के लेक्चर में पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर को कंटिन्यू करेंगे और ट्राई करेंगे कि उनके नेक्स्ट मॉडल या नेक्स्ट जो टॉपिक्स उनको कवर करेंगे बेसिकली। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। इफ यू हैव एनी डाउट्स आप मुझे पूछ सकते हैं, वरना हम लेक्चर के ये पे खत्म करते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू।